आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है और ये लोन क्यों ले रहे हैं, क्या है, इस पे हम कुछ बातें इस तरीके से करेंगे कि आखिर ये क्यों है। अ, मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगा कि इस धरती पर दो तरह की व्यवस्था है। कुछ लोग हैं जो प्रकृति की गोद में प्रकृति को बचाए हुए फसल उपजा के प्रकृति के सहारे से जिंदा हैं और दूसरों को भी अपनी कुछ चीजें देते हैं, करते हैं, जिंदा हैं। और दूसरा जो है, एक वर्ग है जो आम जन जिसको कह दें या कुछ भी कह दूं मैं, कि जो इनके सारे से मतलब लेबर, वो शहरी लेबर कह दो या किसी तरीके से जो खेती वेती या प्रकृति के साथ उनका कोई ज्यादा मकसद नहीं है। फिर एक व्यवस्था खड़ी की, इन इन दो के बीच में व्यवस्था खड़ी की गई, जो डॉलर में, रुपए में या मुद्रा में जो भी व्यवस्था खड़ी हुई, उस व्यवस्था के सिस्टम में आम जन तो था ही, तो कंपनियां बनाई इन्होंने। अब इन तीनों के बीच में हम इनका करेंगे कि भाई ये जो हैं, ये लोग हैं, इनको क्या नुकसान फायदा है और इनको क्या है क्या नहीं है। लेकिन किसान कमेरा वर्ग है जिसको कोई मतलब ही नहीं, इसको आप गरीबी में धकेल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम, मतलब उसको भी आप खत्म कर रहे हो, डेवलपमेंट के नाम से आप लोन ला रहे हो, और उस लोन को ला करके जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो उसका, जिससे प्रकृति का भी सत्यानाश हो रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट के नाम से ला रहे हो और लोग गरीबी में धुंके जा रहे हैं। अब वो जो लोग कंपनियों में हैं, वो लोग या आम जन है वो, और इधर ये जो प्रकृति की गोद में बैठे बैठे खेती कर रहे हैं। तो लोन तो सबका एक आ रहा, भारत गया आईएमएफ से लोन ले आया या वर्ल्ड बैंक से लोन ले आया। अब मोटी मोटी परिभाषाएं जो मैंने गूगल में पढ़ी वो मैं शेयर कर दूं, मान साहब इसको और कहेंगे। आईएमएफ लोन तब देता है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है, कि कोई ऐसा जैसे श्रीलंका में इस तरह से लफड़ा हो गया कर गया तो आईएमएफ लोन दे देता है उसको थोड़ा रेगुलाइज करने के लिए। वर्ल्ड बैंक जो है प्रोजेक्ट के ऊपर देता है कि भाई ठीक है, 20 साल का भी देता है, लंबा भी देता है, इस तरह से वर्ल्ड बैंक देता है। तो लोन के बिना मानते हैं कि ढांचा चलता नहीं है, ये सर्वमान्य चीज हो गई भाई लोन आवश्यक है। लोन की आवश्यकता तो हमने महसूस कर दी कि भाई जरूरत है, लेकिन एक कंपनी को आप बेल आउट पैकेज से आप उसको ऊपर करने जा रहे हो, या सरकार के खुद के लिए बेल आउट है, यानी आप घाटा हो गया तो वहां से आप पैसे लेके आ रहे हो। तो हर एक आदमी का अलग अलग इम्पैक्ट, जो अपनी खेती कर रहा है मस्ती में बैठा है अपना दिन तोड़ रहा है, उसके ऊपर भी लोन हो गया। अभी 249 लाख करोड़ का लोन भारत सरकार पर है, राज्यों ने और साइड में लेना शुरू कर दिया। तो ये क्या दुकान है, ये लोग लोन ले लेकर आकर के हमारी जान को आफत बन रहे हैं। ये हम मोटा मोटा चिंतन इसकी इर्द गिर्द करेंगे कि भाई आप लाओ तो क्या तरीका हुआ, तुम्हें सत्ता सौंप दी हमने डेमोक्रेसी में, तो आप तो गए और आपने अपना जाके ठीक है आईएमएफ से ले आए साहब, पाकिस्तान को लोन दे दिया तो भारत नाराज हो गया। ये जो ढांचा है ना, इस ढांचे से यार आम जन को थोड़ा बहुत इसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था हो, संसद में पारित हो कि भाई लोन लाने में इम्पैक्ट क्या रहेगा, हमारा क्या लफड़ा रहेगा, हमें कुछ समझाओ तो सही। इस तरह से थोड़ा ही होगा कि आप गए वर्ल्ड बैंक से ले आए, कोई भी कभी जापान से ले आए। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में मैं सोचता हूं कि गरीबी बढ़ रही है एक तो, और विशेष तौर से किसान और कमेरा वर्ग को ये गरीबी में धोंक रहे हैं। बाकी का भी पड़ रहा है, आम जन को भी, लेकिन कंपनियों को तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो बेल आउट पैकेज मिल जाता है, कंपनी को तो बेल आउट बढ़ जाता है। यानी एक कॉरपोरेट का ढांचा और दूसरे लोग, दूसरे में आम जन, किसान और कमेरा, ये लोग हैं। अब ये यहाँ इस पृथ्वी पे छितराए हुए हैं, एक व्यवस्था है जिसमें मुद्रा है और लोनिंग का सिस्टम है। तो हम आज इसके केंद्रित बात करेंगे कि भाई आवश्यकता तो है, लेकिन किस बात के लिए है। क्या उसको गरीबी में डालने के लिए है, या उसके जो है आप और पर्यावरण खत्म कर रहे हैं तो भी आप लोन लेकर के ला रहे हो और कर रहे हो,
या आपको सस्टेनेबली डेवलपमेंट, आप लोन ला रहे हो और खोद खोद के कोयला निकाल के बाहर फेंक रहे हो, धरती को कुछ कर रहे हो, तो वो भी तो कोई एक व्यवस्था ही नहीं है जिसके अंदर लोनिंग का कोई कंसेप्ट आए। तो हमारे दिमाग में हमें ये सूझी कि भाई यार इस किसान और ये जो प्रकृति वाले लोग हैं इनको तो कोई मतलब नहीं है, जिनको क्यों के अब इनके लिए कौन सी ऐसी चीजें, आप हवाई जहाज उड़ाओ, आप ये बहुत बड़े बड़े बना दो डीएमएसआई और जिसमें ये कॉरिडोर बना लो, या कुछ भी अपना विकास के नाम पे ये करते रहो करके, और ये मैं तो इधर तो जमीन छिन गई, इधर ये हो गया, आप लोन लेके आ गए। अब लोन तो सभी लोग चुकाएंगे, क्यों चुकाएंगे, इसलिए तो गरीबी हो गई। तो ये आखिर ये बल्ला क्या है, क्यों हम इसमें करके इसको, जब आप बेल आउट का जो सिस्टम है कंपनी के लिए, कंपनी तो डूबे तो बेल आउट दे देगी गवर्नमेंट, फिर लोन ले आएगी आईएमएफ और उनसे, तो इनको डूबने दो, डूबे तो डूबा जाए ये भाई, डूब तो यही किसान और ये भी रहा है ना, इसके भी जी का जंजाल है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने जो वातावरण खराब किया उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, आप तो कर करा के चले गए। तो ये सरकारों का जो लोन लाने का मॉडल है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमें सोचना चाहिए कि भाई कहें तो क्या कहें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें उछालें कि भाई क्यों ला रहे हो 249 लाख करोड़ लोन, भारत फर्स्ट पोजीशन पे, विकसित राष्ट्र की तरफ 2047, ऐसा क्या विकास करना, कौन सा विकसित करना भाई, जिसका जी का जंजाल पाल के विकसित करने की क्या जरूरत पड़ी। तो ये बात है। तो मान साहब एक तो थोड़ा सा ये आइडिया दें, आप इकोनॉमिक्स के साइड के आदमी हैं, कि भाई लोन ला रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, जो है वो बात ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक वर्ग को तो कोई ज्यादा मकसद नहीं है भाई, घर में कोई चीज आए उधार की आए तो उससे मजा आना चाहिए ना, सबको बराबर का हिस्सा होना चाहिए, सबको तरीके से होना चाहिए। लेकिन क्यों ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर बेल आउट पैकेज और ले आओ। तो इसके बारे में थोड़ा चिंतन आप खड़ा करें, फिर मैं आगे रूपचंद जी के पास बढ़ूंगा और उनसे इस फिलोसॉफी को समझना चाहेंगे कि भाई क्या करें हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, क्या चिंतन करें कि ताकि हम उस बात को थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें एक ही प्लेटफॉर्म मिला है सोशल, या हम कहीं मीटिंग लेके अपनी बातों को, दुख दर्द को बांट सकते हैं कि भाई ये जो लोन 249 का हमें बड़ी टेंशन है। तो मान साहब। हाँ मान साहब आवाज आ रही है, आप अपना माइक खोलें मान साहब। मान साहब आपका माइक बंद है, माइक नहीं खुला है, माइक बंद है आपका। हाँ माइक खोल के अपनी बात को रखें। आप कहीं टूर में है, क्या बात है ऐसी है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, बाकी साथियों को नहीं आ रही है? नहीं सब किसी को भी नहीं आ रही शायद, हमें भी नहीं आ रही। हाँ हाँ मान साहब आप माइक खोल के बात को रखें। शायद वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें फिर, दूसरे साथी को लें या तो और क्या करें? अभी खोलना तो है माइक। मान साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है। कोई हमारे बूढ़े लोगों की यही टेक्निकल प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आता। मैंने बीच में कुछ कर दिया था म्यूट वाला कंसेप्ट, तो वो उससे मैंने देखा क्या है। अभी को नहीं है, चलो मान साहब का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उनसे, वो इन्होंने शायद ईयरफोन लगाने की कोशिश की है, वहीं गड़बड़ हो रही है। हाँ ईयरफोन को हटा दो आप, ईयरफोन वाला लपड़ा मत पाओ। ईयरफोन में वो आवाज वही मैंने लगाया था, हटाया, फिर मैंने कहा ये अपने से पार नहीं पड़ी। इनके आवाज से ऐसा ही लग रहा है या नहीं है पता नहीं, मगर लग रहा है ऐसा। हाँ ऐसे यही
चलो हाँ, माइक तो खुला अब। कुछ आवाज आ रही है, कुछ नहीं आ रही। चलो ठीक है मान साहब, फिर मैं लेता हूँ आपको। मैं रूपचंद जी, आप साइकोलॉजी, फिलोसॉफी या सिस्टम जो है जिसने भी पैदा कर दिया वो तो कर ही दिया, लेकिन ये लोग पर्यावरण भी खराब करते हैं, एक वर्ग को मतलब भी नहीं है उनको, तो क्या सोचते हैं आप उस पे अपना रखिए रूपचंद जी। सब साथियों को नमस्कार। बातें तो अब आगे पीछे हो जाएंगी। ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इन तीनों की फाउंडेशन जो है वो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के बाद हुई है। हाँ बिल्कुल। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट एक बात ये है कि ग्लोबल अगर करेंसी कोई वर्ल्ड में अगर है तो वो डॉलर मानी जाएगी। बिल्कुल। जहां से सुपरमेसी स्टार्ट होती है वर्ल्ड कंट्रोल करने का तरीका, डॉलर की डोमिनेशन की वजह से आप वर्ल्ड को कंट्रोल कर लो, और उसमें मेन काम है वर्ल्ड को कंट्रोल करना, तो मार्केट का एक्सपेंशन करो, और मार्केट के एक्सपेंशन में आपको सस्ता माल उनको भेजना है और पैसा वहां से जहां ले आना है। ये जो तरीका है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और सस्ता, इस प्ली पर अमेरिका ने या सारे IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने नेटवर्क बनाने की कोशिश की है, जिसमें डोमिनेशन जो है वो डॉलर की है। वियतनाम वार के बाद डॉलर को उन्होंने गोल्ड से डीलिंक कर दिया। अब डॉलर भी ऐसी फ्लोटिंग करेंसी बन गई है जैसे हमारे वाला है, मगर वहां पर वो डॉलर को कम करके ज्यादा करके सारी दुनिया का पैसा जो है वो खींच लेते हैं। 86 के आसपास एक नया एग्रीमेंट आ गया है, वो है वाशिंगटन कंसेंसस। IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन ट्रेजरी का ये फैसला है कि उन्होंने 20-15 पॉइंट्स बना दिए कि जो जो कंट्री ने 15 पॉइंट्स को बातों को मानेगा उसको हम लोन जो है वो कंसेशनल देंगे या ज्यादा टर्म पे देंगे, जैसे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंपनियों को फ्री हैंड, रूरल सैनिटेशन, वाटर, और वो भी वाटर जब साहब को गारंटी देनी हो तो वो कंपनियों के जरिए जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को नंबर 1 रख करके सरकारीकरण को उन्होंने नंबर 2 कर दिया, और वाशिंगटन कंसेंसस कंपेल करता है कि आपके बाद जो MGD आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और अब SD चल रहा है, वो सब के सब पैरामीटर उसी के मुताबिक उन्हीं 15-20 पॉइंट्स को आकर के वो देखते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क जो है वो बन गया है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि 49 में चाइना आजाद हुआ, और 49 के बाद वो UN का मेंबर भी नहीं था, IMF वर्ल्ड का मेंबर भी नहीं था, और कोई लोन नहीं लिया, मगर उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करके जहां तक पहुंच गया कि उसने शायद 74 या 75 के आसपास ताइवान को, जो बिटो पावर में था चाइना की जगह, उसको हटाया और चाइना को जगह दे दी UN में। इसका मतलब कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप अपनी सोसाइटी को अपने एंगल से डेवलप कर सकते हो। मगर ये कारपोरेट डेवलपमेंट मोड जो है कि मनी और पावर पर टिकी हुई डेवलपमेंट मोड जो है, उसमें जाके अपना आओ, सत्ता भोगो, कंपनी से इंसान का, कंपनी और पॉलिटिशियन एक्सेस चलाओ, जनता जैसे मर्जी मरते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। क्यों कि जो एनवायरनमेंट के कानून डाइल्यूट हुए हैं वो पार्लियामेंट में हुए हैं, जो सोशल सिक्योरिटी आपकी डाइल्यूट हुई है पार्लियामेंट में हुई है, जो कारपोरेट का जो फंड
पैसा इनको माफ होता है वो पार्लियामेंट से होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। और आपके नुमाइंदे, आपके रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ताए चाचा वहां बैठ करके हाथ मैं हिला रहे थे, इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? एक तो यूएन वाली सिस्टम में या यहाँ अपने इस देश की पार्लियामेंट का ये पंगा है? यूएन का काम है प्रपोजल देना, उस प्रपोजल को यूएन लेवल पे भी तो गलती हो रही है ना, वहां भी तो वो बदमाशी कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं ना। किसको? ये जो एनवायरमेंट वाला जो आप बात कर रहे हैं, ये यूएन के लेवल पे होता है, तो हम इतने बाध्य हैं का मानने के लिए? जैसे ये सोनम लड़ाई कर रहा है, वही कहानी अपने यूएन के भारत के बीच की है, तो हम इन पंगे में क्यों पड़ रहे हैं इस लोन लेकर के? मेरी सबमिशन है कि यूएन आपको प्रपोजल देता है, आईएमएफ प्रपोजल देता है, वर्ल्ड में प्रपोजल देता है, उस प्रपोजल के मुताबिक रूपचंद जी को बोलने दो, आप पूरा बोलने दो, फिर और पूरी बात कहने दो। उस प्रपोजल के मुताबिक आपको फंड्स आते हैं। जैसे 2015 में फैसला हो गया कि धरती को 1.5 डिग्री गर्म करेंगे, तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टिव लॉ जो है वो डाइल्यूट इंडिया वाली पार्लियामेंट ने इंडिया में किए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने वहां पर किए, और यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन में किए, और चाइना वाली असेंबली ने चाइना में किए। अब यूएनओ कैसे आपको ऑर्डर कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। करना और एनवायरमेंट सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एनवायरमेंट रिसोर्सेज आपको गॉड गिफ्टेड हैं। इसका कोई साइकिलिंग है, कोई वन टाइम यूज है। इनको अगर आप तबाही कर दोगे अफ्रीका की तरह, तो वो पोजीशन बनेगी जो अफ्रीका के नीग्रोज की पोजीशन है, वो पोजीशन इंडिया की कर देंगे। और क्या है, ये सब जो करोड़ जितने अरबपति जहां पर सब चले जाएंगे यूरोप में, और जहां पर आप अफ्रीका की तरह लोगों को लड़ो, चाहे वो गुज्जर और जाट लड़े या अपर कास्ट लोअर कास्ट लड़े, हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, उसमें उस ट्रैक पर आपको ले आए हैं वो। इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि नेचर और एनवायरनमेंट को प्राइमरी रख करके, मनी और पावर को नंबर 2 करके, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से सीधा सवाल होगा तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, हमें मारने की है या हमें कहीं विकास करने की है? धन्यवाद। आगे बात और करें। बिल्कुल सही है रूपचंद जी, आपने बिल्कुल ट्रैक पे बात ले आए, हम भी उसी बात के लेकर गए। वीरेश जी, मैं आपको चाहूंगा, मान साहब भी शायद जुड़ गए होंगे, इस बाद में ले लेता हूं उनको। सीधी सी बात, एक दो बात उभर करके आई कि एक तो शर्तों पे आवाज आ रही है कि साहब? अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको वीरेश जी को लेने के बाद में मैं वापिस आपको ले रहा हूँ। वीरेश जी, मुद्दा यहाँ आकर के हुआ कि भाई एक तो जो पैसे आपको मिलेंगे शर्तों पे मिलेंगे, शर्तें जो है वो कंपनी या कॉरपोरेट के पॉजिटिवनेस में या प्रो कॉरपोरेट की तरफ जाएगी। अब हमारी देश की सरकारें क्यों इस लफड़े में पड़ती है? जिससे कारण ये है कि भाई हमारे यहाँ जैसे मान लो कंपनी वाले को तो लोन लाने से कुछ प्लस हो गया तो हो गया, आम जन तो गरीबी में चला गया, या किसान और मजदूर जो प्रकृति में बैठे थे उनको क्या लेना देना, पर उनकी प्रकृति खराब की या अपने पर्यावरण खराब किया, और आम जन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो बड़ा गड़बड़ हुआ। तो इस मामले में हम आखिर क्या कर सकते हैं? सरकार ले आती है लोन, तो लोन लाके 249 लाख करोड़ का लोन जब भारत पे हुआ, तो मुझे ये टेंशन हुई कि भाई ये लोन ला करके हमारी छाती पे क्यों दे दिया, और हम कैसे चुकाएंगे? हमारी 4 पीढ़ियों तक ये लोन चुकाती रहे, ऐसी व्यवस्था क्यों की? अब ये लोन भी शर्तों पे मिल रहा है, जैसे 15 शर्तें उन्होंने बताई। कब शर्तें अपने गूगल पे जाएंगे तो मिल भी जाएगी। मोटे मोटा कंसेप्ट ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन करोगे, हम ये करोगे तो हम आपको लोन देंगे, और सरकारें उसी तरह से करती है, चुपचाप करती है, क्योंकि पैसा है जो है सब कुछ है। अब दूसरी तरफ रूपचंद जी ने ये लाइन भी दी कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके आप लोन वाले लफड़े में नहीं पड़ो और इससे कर लो, तो आप मैनेज भी नहीं कर पा रहे हो ह्यूमन रिसोर्स को। ह्यूमन रिसोर्स शून्य हो गया, रुपए ला करके आपने दे दिए, उसमें से कंपनी को आपने कोई घाटे गई तो बेल आउट दे दिया। ये सारा सिस्टम पूरा का पूरा इस तरीके से कोलैप्स कर जाएगा एक दिन। अब जब भारत का जो ढांचा है ना, वो बिल्कुल उस तरफ उस राह पे फुल स्पीड पे,
मनमोहन सिंह और पुरानी सरकारें भी चार्जर लाती रही है, ये नहीं है लोन लाती रही, लेकिन कुछ बैलेंसेबल वर्ल्ड बैंक से लाई है। IMF का जो लोनिंग है वो सिस्टम थोड़ा अलग है उसके हिसाब से, और फाइनेंस वाला जो भी है, तो इस पे हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन आखिर क्यों, तो विदेश जी आप अपनी टिप्पणी रखें, फिर मान साहब से मैं इस पे अपनी बात को लेऊंगा। जी नमस्कार। मुद्दा बड़ा विस्तृत आपने आज किया है और जो सवाल हैं वो बहुत लंबे लंबे सवाल हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आज जो परिस्थितियाँ हैं, आपने बात की है रिप्रेजेंटेटिव्स की। अमेरिका में जो हो रहा वो भी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से यानी पार्लियामेंट से होता है, भारत में जो होता है वो भी पार्लियामेंट के माध्यम से होता है। जैसे अभी बताया रूपचंद जी ने, विस्तार से बताया हमें कि किस तरीके से उनको डाइल्यूट करके कानूनों को इस तरीके से किया जाता है कि वो उनके फेवर में चले जाते हैं। सवाल है कि यहाँ चाइना ने अपने आप को कैसे बचाया। हमें चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन उसने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे, जो रियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा यानी फॉर्म है कि समस्याएं नीचे से आएंगी, जो समस्या जहां होती है उस जड़ से उसका समस्या उठेगी और समस्या का रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेटिव उसको लेके सेंटर तक जाएंगे, वहां उस पर कंसिडरेशन होगा, तब उसके हिसाब से योजनाएं बनेंगी। भारत में इसका रिवर्स होता है। सेंटर में बैठ के वहां चंद IAS हैं जिनका ग्रास रूट से कोई मतलब नहीं होता है, ग्रास रूट पे समझते नहीं है। आज जो देश का प्रधानमंत्री है वो 12-13 साल की उम्र में RSS के कैंप में चला गया, वहीं पूरा जीवन बिताया और आके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? उसने आम चीजों को समझा क्या है, आम समस्याओं के बारे में देश का प्रधानमंत्री जानता क्या है? सवाल यहाँ ये है। और योजनाएं जब बनती हैं वो टोटली एक हवाओं में योजना, हवाई किले जिसको कहते हैं, हवाई किले बन रहे हैं, उनका आम आदमी से, ग्रास रूट से या जमीनी समस्याओं से कोई भी ताल्लुक किसी भी सूरत में नहीं है। ये यहाँ सबसे बड़ा कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसको किस तरीके से किए जाए, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका एक्सक्लूड ही अगर आप मैनेज कर, इस का ही मैनेज कर ले तो आपकी जमीन भी सुधर जाएगी, आपकी बहुत बड़ी एनर्जी की समस्या सोल्व हो जाएगी और आपको कोयले पर निर्भर बहुत कम से कम रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्शन आप करते हैं एग्रीकल्चर का, इसके वेस्ट को ही अगर आप मैनेज कर लें, वेस्ट मैनेजमेंट करके, इससे आप एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। आपको पेट्रोल पे जाना ही नहीं पड़ेगा। बिजली पे आप जा रहे हैं, सौर ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा में भी आप जो है लिथियम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कल बड़ा कचरा बनेगा आपके देश का। तो सबसे बढ़िया तो वेस्ट मैनेजमेंट है। आपको पता लग गया कि बांस से एथेनॉल बन सकता है, आप क्यों नहीं बांस से एथेनॉल बनाते, बांस को एक अपनी ऐसी प्रोडक्शन बना लेते कि पूरा आपका किसान वर्ग उसको भी बेनिफिट होने लगे। हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो खराब लैंड भी है उनमें भी बांस पैदा हो सकता है। तो यहाँ जरूरत उन लोगों की है योजनाएं बनाने की को समझो और जिनके बेनिफिट इंटरेस्ट ना हो, जो लाभ की बात ना सोचते हो, केवल जनहित में सोचते हो। जनहित में सोचने वाले लोग यहाँ हंसे पे हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप जैसे लोग मेहनत करते हैं, यहाँ गाल बजाई में तो कहूँगा इसको होती है, जब तक इसका कोई सही आकलन ना हो जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन इन योजनाओं का कहीं ना हो जो कंसिडरेशन होता है, तब तक गाल बजाई है। तो ज्यादातर जो लोग जानकार हैं वे गाल बजाई करने में रह जाते हैं और जो योजना बनाने वो अपनी ताकत लेके हाथ में और वो योजनाएं बना रहे हैं। हमारा इस पर फिलहाल कोई बस होता नहीं दिख रहा है। धर्मेंद्र जी जैसे लोग हैं, अगर ये अपनी मासीज का एक कलेक्शन करके, मासीज को इकट्ठा करके आवाज अपनी बुलंद कर सकें, व्यवस्था परिवर्तन कर सकें तो हो जाए। अदरवाइज हम लोग तो केवल मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन का काम कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं, वही हमारे हाथ में है। अदरवाइज तो IMF हो चाहे कोई भी चीज हो, सारा हमें किस तरफ ले जा रहा है। आपने सारे डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ा, आपने वो भी पढ़े, यूनाइटेड नेशंस के जो राइट्स हैं वो भी पढ़े। उसके हिसाब से भी अगर चला जाए तो भी यहाँ डिमोलेशन तक नहीं हो सकता। डेली डिमोलेशन हो रहा है, आपके मकान छीने जा रहे हैं, 32-32 साल, 40-40 साल पुराने मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं।
कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो मामला तो बहुत आगे बहुत दूर जा रहा है जी। बहुत कुछ करना और सोचना पड़ेगा। एक टिप्पणी मैं विदेश जी आपसे ये भी चाहूंगा, आप किसान लिखते भी रहते हैं, किसान यूनियन तक भी ये बात जाए कि भाई इस 249 लाख करोड़ रुपए तुम लाए हो, पुल बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हो, उसमें किसान के ऊपर ये लोड डाल के क्यों आप पंगे में पड़ रहे हो? हम नहीं चुकाते इस लोड, हमारे लिए क्या किया तुमने? किसान के लिए तो कौन सा ऐसा केस, कौन से प्रोजेक्ट किसान के लिए लेके आए? तो इस पे आप क्या टिप्पणी करोगे कि भाई फार्मर ये लाइफ लाइन है, पर्यावरण इससे बचता है, यहाँ आपने नहीं करके टोटल का टोटल वर्ल्ड बैंक और उनके पैसे उनकी शर्तों पे लेके आ गए, कंपनियों के फेवर में लेके आ गए, ये ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया। तो किसान यूनियनों और हम लोगों को उस तरह से क्या टिप्पणियां करनी चाहिए और इसके ऊपर बात कैसे उठानी चाहिए, इस पे अपनी बात को रखिए, फिर मैं मान साहब के पास जाऊंगा। किसान यूनियन तो कर तो सकती है, बहुत सारे संगठन हैं भारतवर्ष में जो इस पे आवाज उठा सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं, बशर्ते कि उनको जानकारी हो। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम है, और ऐसे सिविल सोसाइटीज बहुत सारी होनी चाहिए जो असली चीज उनको बता सकें। असली चीज उनको पता ही नहीं है ना। आप देखिए जो ये आता है इसके ऊपर जो ग्रीन उसका आता है, अरे क्या क्रेडिट जो आता है, कार्बन क्रेडिट, हाँ कार्बन क्रेडिट जो आता है, इसका पैसा ही अगर सही मायने में हम एक्सप्लेन कर सकें और बता सके लोगों को कि इसकी कैसे बंदरबाट हो रही है, तो लोगों में जागृति तो आवेगी। उनका किसान के प्रति तो कोई सोच है ही नहीं। भाई जो हाईवेज बन रहे हैं, हाईवे को ये बताया जा रहा है कि देश का विकास हो रहा है, और आम आदमी के जहन में ये बात चली गई है। आप बात करके देख लो किसी से कि सरकार तो बहुत बढ़िया है, आप देखो सड़कें बना डाली, कितनी सड़कें हो गई। अगर उनको कोई समझाने वाला हो कि सड़क आपके लिए कितनी घातक है और आपके लिए सड़क का कोई यूज ही नहीं है, सड़क तो केवल और केवल व्यापारी के लिए है। भाई आपका तो एक दिन एक मरीज बीमार हुआ और उसको अस्पताल तक जल्दी पहुंचा दिया, इसके अलावा कोई फायदा आपका उसमें नहीं है। मंडी के बेनिफिट की बात देखें, फसल का आपको बिल्कुल उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। इससे ज्यादा तो आपकी फसल जो है, जो पेट्रोल और तेल की कार्बन होता है, इससे फसल हो रहा है। जो है रिसर्च कर रहे हैं, आपको पता है कि वो रिसर्च इसी बात पे चल रही है कि भाई सड़क हाईवेज की वजह से कितना नुकसान होता है। तो किसान को बेनिफिट का कोई सवाल नहीं है, किसान को जागृत करने की जरूरत है कि तेरा बेनिफिट नहीं है, तेरा नुकसान है। ऐसा काम जो है धर्मेंद्र जी जैसे हमारे इसमें आते हैं, बाकी यूनियन के लोगों को भी आना चाहिए हमारे साथ, उन बातों को सुने और सुन के जाके किसानों के बीच में इन बातों को रखें, तभी इसका फायदा कुछ मिल सकता है। धन्यवाद। चलो मान साहब, अब आप अपनी बात रखिए। हमने जो डिस्कशन, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु दूसरा उस पे है, लोन तो लेना मान लो जरूरी है, लेकिन हमारे लिए कितना जरूरी है, हम क्यों लें, ये बड़े सवाल हमारे सामने है। यूं ही लाके सिर पे बोझ डाल दिया 249 लाख करोड़ का, हम चुकाते चुकाते 4 पीढ़ी हमारी हो जाएगी। तो IMF और इनकी क्या वर्किंग वगैरह के बारे में भी आपको ज्ञान है, तो मान साहब। धन्यवाद साहब आपको। सॉरी आपके जो बीच में मेरा जो ये फोन में क्या गड़बड़ हो गई थी दौड़ने से। तो आपने अच्छा चल रहा है डिस्कशन। अब आ रही है साहब आवाज? वैसे हेलो, आ रही है ना आवाज मेरी? आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो आपने जैसे बताया कि आज भारत देश पे 249 लाख करोड़ का जो है वो है लोन चल रहा है। तो ये लोन तो लेना एक वैसे सतत प्रक्रिया है, पूरे सभी देश लेते हैं। ऐसा मतलब वर्ल्ड में अमेरिका है, वो भी वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेता है, जापान ले रहा है, दूसरे। लेकिन इसकी कुछ लिमिट बनी हुई है कि किस लिए लोन लेते हैं, जरूरत क्यों पड़ी। हमारा जो जैसे स्टेट भी लोन लेते हैं अपने हर स्टेट। तो जैसे 1987 से पहले पंजाब ऐसा था, उसका सरप्लस रहता था। इंडिया में भी रेलवे थी ऐसी थी जो सरप्लस भी रहती थी, कभी घाटा नहीं होता था। तो उस समय हम लोन बहुत कम लेते थे, इसीलिए हमारा 67 साल तक, यानी 47 में जब आजाद हुआ देश, और 2014 तक खाली 55 लाख करोड़ हमारा टोटल वो था लोन, और अब जाके 249 लाख करोड़ हो गया। तो इतना बढ़ा के वो कारण उसका ये देखना है, जनता भार तो इसका जनता पे पड़ेगा आखिरकार। हालांकि हमें नहीं चुकाना, इंडिविजुअल सरकारें चुकाएंगी, लेकिन सरकार कहां से अपने पर टैक्स ज्यादा बढ़ाएगी।
चुकाने का तो यही तो है, उसका असर क्या पड़ेगा जनता पे? जनता को ज्यादा महंगाई होगी और ये टैक्स ज्यादा लगाती है सरकार। तो सरकार जैसे हर चीज पे जीएसटी बढ़ाना, हर आइटम पहले सब कर दिए थे, तो उसका कारण यही है कि लोन ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए सरकारें उससे पूर्ति करती है। और इसका ब्याज इतना हो जाता है कि हर आदमी पे से हम 1 रुपया लेते हैं तो उसमें 20 पैसे तो हमारे ब्याज के चले जाते हैं, तो 20 पैसे लगे 80 पैसे ही काम आते हैं देश के। और आपने जैसे पहले शुरू में बताया कि आईएमएफ तो खाली कुछ जो गरीब होते हैं एकदम से उनकी सहायता के रूप में देता है वो लोन क्या उसको सहायता वैसे भी देता है, कई यूनिसेफ वगैरह स्कूलों के लिए दूध देना, बहुत फ्री चीजें भी देखती है हेल्थ के लिए, WHO वगैरह। बाकी मेन लोन के लिए तो ये वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक के अलावा 3-4 बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन बैंक है, वो भी काफी लोन देता है। तो इसमें 249 करोड़ में अपने 61 लाख करोड़ है वो विदेशी बैंक है, बाकी देशी स्रोतों से भी अपने आरबीआई से दूसरे बैंक हैं इंटरनल, उससे भी लोन लेते हैं, वो भी अपना काफी जो है लोन आ गया है। तो इसमें मेन मुद्दा अपन ये उठा रहे हैं कि इंडिविजुअल अपने गरीब आदमी है या जनता को क्या इससे फायदा है नुकसान है। तो फायदा तो ये है कि जो लोन आता है तो उसका खर्चा, नई सड़कें बनने, अब ऊर्जा के नए नए विकास के काम जो होता है विकास, उससे थोड़ा बहुत जनता को फायदा मान लो मिलता ही है। नुकसान ये है कि आगे जाके हमारी पीढ़ियां चुकाएं, कौन चुकाएगा इसको? टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट, जो ज्यादा टैक्स ये बढ़ेगा लोन तो उस पर टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट, कैसे पूरा? जैसे इस साल का बजट ले लो, 25-26 का बजट आया, उसका अनुमानित बजट जो अपने 50 लाख करोड़ का बजट था पूरा, उसमें 15 लाख करोड़ तो ये घाटे का बजट दिखा, लोन ले लिया कि लोन लेंगे इतना हम, उससे हम पूरा करेंगे। तो हर साल लोन बढ़ता ही जा रहा है, पिछली बार कुछ 14 लाख करोड़ था। तो ये जो घाटे का जो सौदा है इसको कम, जनता तो कुछ कर नहीं सकती, इसके लिए क्या करे? जनता का तो कोई कसूर है, चलता नहीं। और ये लोन कितना लेना, ये रिजर्व बैंक और भारत सरकार कैबिनेट मिलके इसका साधन करती कि किससे मिलना। और जो लोन की भी कंडीशन होती है वर्ल्ड बैंक की, वो कुछ यही है कि विकास के लिए आप कैपिटल जो खर्चा करोगे, कोई सड़कें बढ़ाओगे आदि, जैसे आसाम में है, आसाम गवर्नमेंट को भी लोन देती है वर्ल्ड बैंक से, तो वो वहाँ के आदिवासियों का कैसे विकास हो, सड़कें बने, उनका भी स्कूल खुले, हेल्थ कई बार हेल्थ, तो इस तरह के जो लोन मिलते हैं। मान साहब आपका ऑडियो फिर प्रॉब्लमेटिक है। चलो डीपी सिंह जी आपने हैंड रेज कर रखा, आप क्या कहना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। या वैसे ही हो गया? डीपी सिंह जी, डीपी सिंह जी आपने हैंड रेज कर रखा। चलो कोई कारण से कई बार बटन दब जाए, हैंड रेज, चलो ठीक है डीपी सिंह जी आपने यूं ही हो गया होगा। हाँ मनाराम जी, डिस्कशन हो गया, कॉर्पोरेट के लिए सारी दुनिया रची गई और सारा हो गया, सिस्टम हो गया, लेकिन वही सवाल वही खड़ा है कि पर्यावरण को सुधारने वाले, पर्यावरण के लाइफ लाइन को मेंटेन करने वाले जो समुदाय है, चाहे आदिवासी है, चाहे किसान है या कमेरा वर्ग है, इन लोगों के बिना सहमति के सरकारें अपने आप लोन लेके इनको गरीबी में धकेल रही है। और ये सारा का सारा ढांचा सस्टेन उसके बिल्कुल गफलत का है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक हमारे सामने हर वक्त सवाल दौड़ता है। तो मनाराम जी आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों सबको नमस्कार। ये अभी जो डिस्कशन आया है, दो साथी बोले, रूपचंद जी और वीरेश जी, और आपने इसे खोला है। सवाल देखो ये है कि जो सिस्टम कैसे काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड का, और उसका हमारे देश के आम किसान, आम आदमी, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश की राज्यों की विधानसभाएं सारे कानून वैसे ही बना रही है जो कानून उनको जहाँ से पैसा मिल रहा है, जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट के इशारे पे ही सारे कानून बन रहे हैं। चाहे वो पॉलिसी एग्रीकल्चर की बन रही है, चाहे हमारी शिक्षा की बन रही है, स्वास्थ्य की बन रही है, ग्राम विकास की बन रही है, तो उसमें वर्ल्ड बैंक के, IMF की जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उन शर्तों की पालना करके ही हमारी सरकारें लागू कर रही है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कितना भ्रष्टाचार है, वो भी देखने वाला है कि जमीन पे कितना पैसा उतरता है, वो एक बड़ा पहलू है। उसमें पूरी मशीनरी, ठेकेदार, राजनेता, पार्टियां सारे के सारे भ्रष्ट हैं।
तो सारा जो पैसे का दुरुपयोग होता है भ्रष्टाचार में जाता है और उसका बोझ आम जनता पर पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जो व्यवस्था पर कंट्रोल जो है, कंट्रोल तो गरीब आदमी का, आम किसान का, आम आदमी का कुछ है नहीं। सारा नियंत्रण सरकारों ने कानून बना करके जो अपने हाथ में ले रखे हैं, या पैसे वालों के हाथ में, कंपनियों के हाथ में, या ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो आम आदमी तो बेसहारा है, मोहताज है पूरी तरह से, और वो इस कॉरपोरेट का हिस्सा बन चुका। चेतना के लेवल पे उनको 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं, वो सारी चीजें तो वो मतलब लाचारी की स्थिति में पहुंचा दिया उसको। उसका जो अपना स्टैंड था, मतलब जिसको आत्मनिर्भर कहते हैं, आत्मनिर्भर तो आज की तारीख में कुछ है नहीं। पूरा का पूरा नियंत्रण जब कर लिया है और सारी चीजें जैसा वो चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, जब चाहे तब जमीन ले लेते हैं, जब चाहे तो उनके मकान तोड़ लेते हैं। तो पूरी तरह से सिस्टम जो है वो, इसलिए एक सिस्टम की जो कारगुजारी है, उसका चरित्र है, उस चरित्र को, उसका नेटवर्क है, उसको लोगों को समझाने की जरूरत है। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये बात की जन चेतना बढ़ाए बिना, और दूसरा ये कि वैकल्पिक एजेंडा भी साथ में देना पड़ेगा। वैकल्पिक एजेंडा ये हो सकता है जिससे प्राकृतिक रिसोर्सेज और मानवीय रिसोर्सेज का कैसे विकास हो सकता है, ऊपर से नीचे भागीदारी बने, लोगों की भागीदारी बढ़े, लोगों का जन चेतना बने। तो ये सारे काम मेरे ख्याल से करने वाले हैं कि ये सिस्टम तो नकारा हो चुका है पूरी तरह से, लोगों को तो बेसहारा कर दिया पूरी तरह से, और लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, मतलब जो उन्होंने जो नेटवर्क बनाया है नीचे गांव तक, उन्होंने मतलब जो घुसपैठ की हुई है दलालों के जरिए, एजेंसी बना दी है, इसलिए लोगों को तो पूरी तरह से गुलाम बना दिया है। तो मेरा तो मोटे रूप से ये कहना, हम मतलब एक गलत क्या होगा, सही क्या होगा, ये बात लोगों तक ले जाएं, और एक वैकल्पिक एजेंडा भी लोगों तक ले जाएं, तो बात बनेगी। धन्यवाद। मैं आपको वहीं ले जा रहा था कि मनाराम जी, आपका बड़ा ग्रुप है, शार्क लेवल पे काम करता है, रूपचंद जी भी उसके हिस्सा है, और हम भी आपके साथ लगे रहते हैं। यदि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए मतलब, और जो पर्यावरण को बचाए और इन किसान कमारे का गरीबी से भी बाहर निकाले, इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना करके, और यदि भारत सरकार के कुछ नुमाइंदों से अटैचमेंट करके हम इस बात को कहें कि भाई तुम ये जो लोन लाए हो ना, ये लोन बिल्कुल ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विरुद्ध भी है, प्रकृति और नेचर को सब तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, एक जगह इनकी भी है, लेकिन आपने पूरा 99% या 90% पैसा उधर उनके यूटिलिटी के काम आ रहा है। हम यदि इसको बिल्कुल टर्न आउट करें, इधर मोड़ें कि भाई इधर मुड़ जाओ आप, जिसमें एग्रीकल्चर सशक्त हो जाए, किसान मजदूर सशक्त हो जाए, और पर्यावरण बच जाए, और हो वो सस्टेनेबली हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो इनका बना हुआ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर, जहां कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पंक्चर कर रहे हैं इनके कानून या इस तरह की व्यवस्था है, तो ऐसा कोई लोन का एक डॉक्यूमेंट बनाए। क्यों, लोन तो अब 249 का क्या 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, होता रहेगा, दुनिया ला रहे, हम भी लाएंगे। अमेरिका का, जापान का मैं पढ़ रहा था, तो जीडीपी रेशियो से उनका और ही ज्यादा है, लेकिन उनका क्या ढांचा है, किस तरह से वो वापस चुकाते हैं, करते हैं, गॉड नोज। इतनी मेरे पास स्टडी नहीं थी, लेकिन मैंने मोटा मोटा ये देखा कि अभी भारत फर्स्ट में है, लेकिन वो भी कम नहीं है। लोन लेने में सारी दुनिया लोन ले रही है। अब लोन ले रही है तो लोन उल्टे काम के लिए, भाई आप कोई ऐसा काम जिससे आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, भाई हम चुका देंगे, लेकिन कोई प्लस कोई मकसद तो हो, तो वो क्या हम सोचते हैं, इसके बारे में हम आगे इस लाइन ऑफ एक्शन पे। तो मनाराम जी का वो लेफ्ट हो गए वो, तो डीपी सिंह जी आप बताइए, डीपीआर बनानी है अपने को, लोगों से मिलके या इनसे जैसी सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं उनसे मिलके, वीरेश जी हैं और हैं, तो ऐसी एक लाइन तो पकड़े कि भाई ये पैसा क्यों कर रहा है यार, तू खराब कर रहा है, इसमें ही काम कर ले तो तुम्हारी पीढ़ियां बच जाएगी, करेगी, ऐसी बात तो फेंक ही सकते हैं। सोशल मीडिया है, प्रोजेक्ट बना करके लोगों को जगा करके इन चीजों को बता करके। डीपी सिंह जी। हाँ जी, सबको नमस्कार। मैं तो ऑन द वे हूँ जी, गाड़ी चला रहा।
अच्छा, गाड़ी में बिजी हैं। तो रूपचंद जी, जो मैंने बात कही कि हम यदि एक कदम, हाँ जयपुर चलो में हूँ मैं, आप, जयपुर में। हाँ नहीं, आप जयपुर में हैं, देख लो आपका कोई बैठता हो तो, नहीं हो तो मैं रूपचंद जी से सुझाव और वीरेश जी से, दोनों से इस बात पे सुझाव लेता हूँ कि क्या हमें इस पे कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए कि भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो एनवायरनमेंट के कुछ लोग हैं उनके साथ अटैचमेंट करके, और इस तरीके से कोई बात की जाए, एक आइडिया के तौर पे। हम मानते हैं कि हमारी बात नकार खाने में तूती की है, लेकिन ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, इन लोगों के पास में ये बात तो जाएगी कि भाई तुम ये पैसे ही बर्बाद फालतू मत करो, इस पे कर दो, कुछ तो बात आएगी। भाई इरिगेशन के नाम पे कर दो और किसी नाम पे कर दो, ये सड़क ही सड़क और धुआं ही धुआं, और इधर ही बढ़ रहे हो आप। तो ये जो एग्रीकल्चर वाला फंडा है, इस पे हम क्या कोई बात बढ़ने की गुंजाइश बनती है क्या? पॉजिटिवनेस है, यूं तो आप कह देंगे एकदम बनती है तो कोई ऐसा दिमाग में आप खाका हो कि ये लोग हैं जिनके साथ हम यदि लाइजन बैठाएं, उनके साथ बैठ के बात करें, और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग, किसानों से जुड़ी हुई यूनियन, सोशल एक्टिविस्ट, सब एक कोरम के रूप में, एक प्रोजेक्ट के रूप में हामी भरे कि नहीं ये प्रोजेक्ट ठीक है, इसी में लोन लाएं तो ठीक है। तो एक तो लोन दे या नहीं दे, लेकिन मैसेज ये जाएगा कि गलत लोन, आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये फालतू का काम कर रहे हो, काम इधर खर्च करना चाहिए, खर्च इधर कर रहे हो। तो रूपचंद जी, क्या इस पे टिप्पणी करेंगे आप? फिर मनाराम जी भी जुड़ गए। मैंने 3-4 बातें आपके सामने पहले फ्रेम पर रखूंगा, उसके बाद एक अल्टरनेटिव है कि ये इसको मान साहब ठीक करेंगे मेरी बात को, कि लोन की किस्त, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को डाल के सालाना हमारी अगर प्रोजेक्ट की या किसी की इनकम इतनी नहीं बनती, उससे इतना प्रॉफिट नहीं आता, तो वो लोन जो है वो पब्लिक के सिर पर भारी पड़ेगा। कोई भी कंपनी जो लोन लेती है, फिर जब वो 7% इंटरेस्ट में लेती, 6%, जब तक उसका 9% रिटर्न नहीं आएगा, वो लोन कैसे वापस करेगी? कंपनी लेती है 7% इंटरेस्ट पर और रिटर्न उसका आता 5 या 3%, तो कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी। सेम पोजीशन है भारत की सरकारों का, कि लोन लेंगे, दिवालिया निकालेंगे। उसकी 3 एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं कि एक आया स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। कितने पैसे के, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ है, कोई पता है किसी को? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, हर जगह छाओ शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और 2025 में वो बंद हो गया सारा फाइनेंस। अब इस पोजीशन में जब क्या उसका प्रोग्राम के ऊपर अपना प्रोपेगेंडे ऊपर प्रोपेगेंडा, या स्कीम के ऊपर स्कीम, स्कीम के ऊपर स्कीम, तो पुरानी स्कीमें चलती जाती है, नई स्कीमें आती जाती हैं, और पैसा जो है वो वेस्ट होता जाता है, और हम उसी स्कीमों में घूमते रह जाते हैं, अब विकास हो जाएगा, अब विकास हो जाएगा। ये सारी बातें को फोकस करके इस बात पर लाया जाए। एक हिंदू की रिपोर्ट है, वो आपको पहले कोट कर देता हूं कि इंडिया का 25 कंट्री का सर्वे आया था। इंडिया में 70% लोग हैं जो सिस्टम को बदलना चाहते हैं। सिस्टम, दे वांट सिस्टम चेंज। गड़बड़ी जहां पर ये है कि 60% लोग ऐसे हैं जो अपने लीडर को ऑनेस्ट, एथिकल, फेयर, एजुकेटेड और जस्टफुल मानते हैं। अब बताओ, जब तुम्हारे लीडरों के बारे में ये राय है, जिनको तुमने पार्लियामेंट में लॉ मेकर बनाना है, तो सिस्टम को कैसे बदलोगे भाई? सिस्टम तो वही गड़बड़ी करा रहे हैं लॉ बना करके। अगर हम एक प्रिंसिपल ये पहले अडॉप्ट कर लें कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक मनी यूटिलाइजर, मतलब कंपनीज, एंड पब्लिक मनी कंज्यूमर, ये एक स्लोगन जब तक लोगों के अंदर ये डिस्कस नहीं होगा पब्लिकली अनाउंसमेंट कि इसका हिसाब उतार दोगे, पब्लिक मनी जो यूटिलाइज कर रहा है उसका रिटर्न बताओ, वो ब्याज नहीं देता, पहला ही मूल माफ कर देती है सरकार, तो वो कंपनी तो माला माल हो जाते, लोग कंगाल हो जाते हैं। और पब्लिक मनी यूटिलाइजर के जो IFS से लेकर के नीचे तक पे लेते हैं, ऊपर से पैसा भी खाते हैं, ये बात कहाँ से आ गई भाई? और लास्ट में
अगर हम ये आएंगे पर्यावरण ह्यूमन को बचाना है तो फिर यही का बजट जो है वो 50% किसानों को आना चाहिए। तब तक जाकर के एक नई डायरेक्शन नहीं आ सकती जब तक सरकारों को पार्टी लीडरों को कटघरे में खड़ा करोगे। नया बदल लोग सोचते नहीं, चौराहे पर खड़ा होगा भूल जाएगा तभी पूछे ना भाई कौन से रास्ते में जाएं भाई। अभी तो लोग लगे हुए हैं मनी और पावर के रास्ते पर लीडरों के पीछे, और वही लीडर इनको अंधेरी गुफा में ले जा रहे हैं जहां पर लोग जाके सफोकेशन महसूस करते हैं, आपस में झगड़ा कर देते हैं और उनको छोटे छोटे झगड़ों में रह जाते हैं। जब तक उन लीडरों को पार्लियामेंट के लाज को उसको कटघरे चौराहे पर ना लाया जाए कि ये रास्ता आपका बनता है 50% बजट खेती बाड़ी के लिए, जिसमें इन्वायरमेंट भी बचेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी डेवलप हो जाएंगे, तब तक जाकर के आपको सिस्टम नहीं बदल सकते। नहीं तो चिल्ली वाला पैटर्न बनेगा कि संविधान पुराना था, वहां पर पार्लियामेंट नई आ गई और जब उन्होंने नया संविधान बनाने के लिए रेफरेंडम करवाया तो 68% लोग पुराने संविधान के रेफरेंडम में जो वहां के डिक्टेटर पनोचे ने बनाया था और 32% जो है वो नए संविधान में जो नेचर को और पानी का फंडामेंटल एजुकेशन का फंडामेंटल राइट देना चाहता संविधान, उसको लोगों ने निरस्त कर दिया। सोशियोलॉजी के बगैर ये पीछे बनेगी। धन्यवाद। हाँ वीरेश जी, अब आप बताइए, जयंत वगैरह से भी मिलते हो करते हो, हम ये चाहते हैं कि ये लोन का यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के लिए लाते हो तो सस्टेनेबल हो और प्रकृति भी बचे, किसान भी बचे। इसके बारे में सरकार का चिंतन, जैसा 3 इन्होंने स्किल वाली वो बात बताई, कई तरह की ऐसे। हाँ, कुछ रूपचंद जी और जोड़ना चाह रहे हैं। एक बात रह गई बस मुझे, इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँ कि लोन लेकर के सरकार ने तपोवन पावर हाउस बनवाया था उत्तराखंड में और तीसरा डैम भी बनवाया था ये सिक्किम में। फ्लड आया, तपोवन तो बह गया और तपोवन के खातिर ही उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 4 एनवायरमेंटलिस्ट को 25-25 हजार रुपये जुर्माना डाला था कि आप डेवलपमेंट के खिलाफ। क्या ये डिसीजन के बारे में पब्लिकली कुछ डिबेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा डिसीजन बताओ, तुम्हारा तपोवन वाला डैम कहाँ गया, हमारा लोन भी ले लिया, अपना वो 1 लाख भी खा गए और तपोवन का लोन जो लिया था वो भी डूबा और तपोवन खुद डूबा। ऐसे तीसरा डैम जो सिक्किम में जब फ्लड आया था तो डैम भी चला गया और मिलिट्री की आधी बार्क भी चली गई। उस बार्क के एंगल से हम ये देखने थे, राजनाथ ने जो एग्रीमेंट समझौता किया था जहां पर 4 धाम का रास्ता चौड़ा करने के लिए कि हमें डिफेंस जो है चीन में पहुंचाना है, अगर पंजाब जैसा पानी खड़ा हो जाए इतना फ्लड आकर के तो आपका S-400 कोई काम नहीं करेगा, आपका टैंक कोई काम नहीं करेगा। इसलिए इन्वायरमेंट का बिगाड़ जो है आपकी सुरक्षा को चैलेंज कर सकता है, रोक सकता है, हल्ट कर सकता है। इसलिए इन्वायरमेंट सिक्योरिटी जो है वो नंबर 1 है, नेशन सिक्योरिटी नंबर 2 पर है, फूड सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी नंबर 1 पर है और बाकी नेशन सिक्योरिटी नंबर 2 पर है। ये बातें रहेगी। धन्यवाद। वीरेश जी क्या कहेंगे, लोगों तक बात जाए, हमारी कितनी मानी जाती है ये मतलब नहीं, बात में अपना दम है तो लोगों तक कान में पहुंचे। इस बात के ऊपर चाहे कोई सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया में आप जुड़े हुए हैं और कोई आपको लगता है कि किसी मंच से ये बात उठे कि भाई तुम लोन लाए यहाँ खर्च करते बजाय यहाँ खर्च करते, ऐसा हम माइंड मेकअप करें, खुद माइंड मेकअप करें कि भैया यहाँ कर, इससे तेरे को यह फायदा। जैसे रूपचंद जी ने शुरू में उठाया कि भाई 9% नहीं आएगा, 7% नहीं आएगा। अब इस परसेंटेज को ये कैसे जोड़ते हैं, ये तो मैं ये प्रोजेक्ट बनाते हैं मैकेनिकल साइड में, एग्रीकल्चर वाले जुड़ने के अंदर क्यों नहीं जुड़ रहा, वो तो है ना, वो तो मल्टीपल में, एक दाना डालो 1 क्विंटल गेहूं में तो 1000 क्विंटल पैदा होते हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्था है जिसके अंदर आप मानो ही नहीं उस प्रोजेक्ट को। लेकिन ये दादागिरी वो हो गई कि मैं कहूं, मैं शर्त दूं, उसी पे करो, तो हम दबाव बनाए भैया ये शर्त है लेकिन हम यहाँ लोन ये ले लेंगे। पैसे का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो, प्रकृति बचे, मानव बचे, किसान बचे, मजदूर बचे। ये दिशा जब हम लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं
तब तक ये लोन का ढकोसला चलता रहेगा और विकास 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 के नाम से चलता रहेगा। तो हमें बात कैसे पहुंचानी है, इस पे विदेश जी आप क्या कहेंगे? जी, आपका सवाल वाजिब है। मैं तो ये कहूँगा कि जो किसान की बात जब हम करते हैं और खेती की बात करते हैं तो लोन का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। किसान के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो जमीन है, जो संसाधन हैं, वो सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल खेती, सेल्फ सस्टेनेबल किसान कर सकता है, करता था। भाई इन्होंने ही तो घुसा दिया इस चीज को, लोन की नौबत यही तो लेके आए। भाई ज्यादा प्रोडक्शन करो, अब इसमें सीड्स लाओ, इसका करो। आज फिर उसी चीज पे आ रहे हैं, फिर कह रहे नेचुरल उगाओ। जहां हम 60 साल पहले खड़े थे, हमें वहीं तो लेके जा रहे हैं ये। यानी इस बीच की जितनी इनकी रही एक्सरसाइज वो सारी बेकार थी, उसके कोई माने नहीं। इसलिए सारी लोन से ही तो चली। चाहे खाद के कारखाने लगाए हों, चाहे डैम बना के, चाहे बिजली बना के। आज देख लो आप, बिजली का उत्पादन होता है और बिजली अननेसेसरी रिसोर्सेज पे खत्म होती है। ट्यूबवेल, एक एक ट्यूबवेल 15-15, 20-20 हॉर्स पावर कंज्यूम करता है, एक एक ट्यूबवेल। और अगर हमारा पानी का लेवल वहीं का वहीं हो जहां पहले था, तो 5 हॉर्स पावर जो है वो आज के 40 हॉर्स पावर का काम करता है। तो हमने तो कंजम्पशन बढ़ा दी, रिसोर्सेज की कंजम्पशन बढ़ा दी, पैसे की नौबत बढ़ा दी। अगर मैं फिर वही ला रहा हूं आपको, अगर प्लानिंग वे लोग करें जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जिनको पता है कि वास्तविक हकीकत क्या है। अब मैंने, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने गन्ने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करा और सोल बेसिस पे है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी अकेला 200 एकड़ की गन्ने की खेती कर नहीं रहा होगा पूरे फार्म टेक्निक से, और मैं फार्म टेक्निक से कर रहा हूं। तो ये सारा जानकारी का ही तो अब वो है कारण। अगर जानकारी है तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे, तब आप योजना भी बना लेंगे। अगर आपको ग्रास रूट का पता है तो वे लोग इसमें शामिल होने चाहिए, आप जैसे लोग योजना बना के, और जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि, उनको इकट्ठा करके, जो किसान वर्ग से जुड़े लोग हैं, जो संसद में जाते हैं, उनको कन्विंस करने। मैं एक थोड़ा सा आपको इंटरवेन कर रहा हूँ कि जैसे अपनी लाइन ये चल रही थी कि लोन लेना जरूरी है, आपने इस लाइन को यहाँ ब्लॉक किया। अब मुद्दा ये है कि बाकी तो गुलछरे उड़ाए, लोन ले, अपनी मस्ती से खाए पिए, भ्रष्टाचार करे, वो करे। तो एग्रीकल्चर में भी कुछ सेक्टर तो है ना जहां हम कुछ पैसे ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से लाए, कुछ भी लाए, या कोई ऐसी व्यवस्था करें। या क्योंकि देखो, विकास एग्रीकल्चर साइड का हो, इंडस्ट्री साइड का हो, कॉर्पोरेट साइड का हो, ये है। तो हम कुछ ऐसी बात से मुकर तो नहीं सकते, पैसे तो ला करके हम प्रोजेक्ट को उस लाइन पे ले जाएंगे। भैया ये पैसे देख, नेर ला। अब नेर की बात है, जैसे नदियां जोड़, तो इसके ऊपर नहीं आ पा रहे, तो वहां लोन जरूरत पड़ता है। तो हम यदि उस तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये तो हुआ इंडिविजुअल खेती की बात, आप जो बात ले गए हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम बड़े लेवल पे करें तो लोन तो एसेंशियल हो गया, लोन लाना जरूरी हो गया एग्रीकल्चर में। क्योंकि वो एग्रीकल्चर इंडिविजुअली एग्रीकल्चर है, जो एक व्यक्ति से एक, ये है ऐसी एग्रीकल्चर जो इस देश की पूरी व्यवस्था को पूरे को करके उसके साथ, हाँ, खाद वाली, दूसरी नेचुरल, ये वाली अपन कर सकते हैं। तो इस पे आप अपनी एक लाइन में टिप्पणी करें कि क्या लोन लेना जरूरी है या जरूरी नहीं है, फिर मैं मनाराम जी के पास जाऊं। मैं तो यहाँ एक ही बात आपसे कहूंगा और आपसे सवाल भी करूंगा। राजस्थान में पुरानी किसानों की हवेलियां और उस समय ना तो था, ना सरकारी मदद थी, और पूरे विश्व के व्यापारी यहाँ आते थे, व्यापार करते थे हमारे साथ, धन भी बहुत कम थे। तो वो कौन सी चीज थी जिसने आपकी हवेलियां बनवाई, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया करी, आपकी बात आगे आप इसमें एक लाइन में अपने रूपचंद जी को लेके एक लाइन में कह के फिर मनाराम जी से लेंगे टिप्पणी। रूपचंद जी, इन्होंने जो एक लाइन अलग थोड़ी सी दी, इस पे आप अपनी टिप्पणी क्या कहेंगे, फिर मनाराम जी क्या कहते हैं, फिर आगे साथियों से बात करेंगे। जैसे अगर आपने एग्रो इंडस्ट्री लगानी है, एग्रो इंडस्ट्री, इतना किसानों के पास पैसा नहीं होगा,
उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, मगर वो भी लोन उस इंटरेस्ट पर जो आप रिटर्न कर सकते हो, वो मैंने जो पहले फार्मूला बोला कि आपका प्रॉफिट उतना चाहिए जो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को डाल के ज्यादा बने। अगर आपका रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता है उस लोन से कि इंटरेस्ट से ऐसे मतलब लगा आप इंडस्ट्री जो है वो आज भी खत्म है, कल भी खत्म है, वर्कर आज भी बेकार है, कल भी चलो आपकी बात आ गई। कुल मिला के किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे लोन लेना जरूरी महसूस करते हैं हम एग्रीकल्चर साइड में ही, क्यों पहले हम ये मान रहे थे कि यार तुम पर्यावरण भी खराब कर रहे हो, सड़कें बना कर सत्यानाश कर रहे हो, इससे अच्छा तुम ये काम करो और लोन तो लाना ही है। मतलब ये मोटी सी बात है कि चाहे कहीं से लाएं लेकिन लोन लाना, लोन लाए बिना काम चलेगा नहीं। अब ठीक है, उसको किस तरीके से यूज करना, किस मेथड से करना, ये एक व्यवस्था कायम करने का सवाल। डांगी साहब, मनाराम जी। देखो ये लोन का और सारी चीज प्रबंध का सवाल है। जो प्रबंध में लोगों की, संबंधित लोगों की भागीदारी, संबंधित लोगों का नियंत्रण का सिस्टम बनता है तो उसका मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। तो सवाल ये है कि जो आज जो मैनेजमेंट है वो थोड़े से लोगों ने कंट्रोल कर रखा है और वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों तक नहीं जाने देते, लोगों को कोई नियंत्रण नहीं है। तो जो सिस्टम में प्रबंध का सवाल है, आम आदमी, किसान का, छोटे किसानों का, अगर उनका प्रबंध में भागीदारी होगी, उस पर कंट्रोल होगा, तो जो भी लोन आएगा तो उसकी भरपाई भी होगी और प्रबंध भी ठीक होगा और विकास भी होगा। ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो डेवलप भी होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होंगे। तो अभी जो प्रबंध है वो पैसा तो है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गलत जगह लग रहा है, थोड़े से हाथों में जा रहा है। ये बात तो ये है, पैसा तो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ने पैसा तो बढ़ाया है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और प्रबंध ठीक नहीं, प्रबंध का सवाल है। मैं डांगी साहब आपसे एक बात कर रहा हूँ, आपने इसमें बहुत मेहनत की नेचुरल फार्मिंग के अंदर। हम यदि एक नेचुरल फार्मिंग का बनाएं, सरकार की भी टेंशन है, इंडिया गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, सबकी, नेचुरल फार्मिंग का कोई प्रोजेक्ट बना करके वर्ल्ड बैंक से लोन लें। कौन से आइटम है जिसमें नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम उनको करेंगे कि भाई यहाँ तो किसान को आपको अटैचमेंट देना पड़ेगा और ऐसा प्रोजेक्ट हम मिलके बनाएं, सारे लोग जो है एनवायरमेंट के लोग हों, क्योंकि हमारी थीम ये रहे कि पर्यावरण भी बचना, नेचुरल फार्मिंग भी रहे और इनकम भी हो। और उस प्रोजेक्ट को यदि लिया जाए, जैसे इन्होंने तो क्लस्टर बना दिया, एक आदमी को दे दिया, वो लेन ले आएगा, क्लस्टर बना के नेचुरल फार्मिंग कर लेगा, वो तो उसको तो कोई टेंशन नहीं। इंडिविजुअल आदमी को किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करें, प्रोजेक्ट बने तो एक तो जैसे नरेगा का बनाया तो बना दिया, लोगों को ले आए, भाई पैसे ला करके कह दिया तुम अपने खेतों में ऐसा करो, डोली डाल दो, वो कर लो, इस तरह की कोई कहानी खड़ी कर दी। हम यदि नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट को, जो सरकार की भी है और वर्ल्ड भी चाहता है कि हमें शुद्ध भोजन मिले, उसके अंदर हम यदि बढ़े और एक डॉक्यूमेंट आपने नेचुरल फार्मिंग का लगा तो प्रोजेक्ट के रूप में निकाल दे कि भाई ये चीजें हैं और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के और हमें ऐसा करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए। क्या टिप्पणी करेंगे मनाराम जी? देखिए बात ये है कि प्राकृतिक खेती का जहाँ तक सवाल है उस पर पूरी तरह से सरकार को पहली बात तो पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और पॉलिसी भी इस आधार पर कि क्योंकि छोटी जोत के किसान हमारे ज्यादा हैं देश में, जमीन के टुकड़े हो चुके हैं, छोटी छोटी जोतें, तो कोऑपरेटिव बेसिस पे पूरा मॉडल बनाने की जरूरत है जिसमें किसानों की भागीदारी बने, उनका नियंत्रण बने। अभी जो कोऑपरेटिव जो सारा उन्होंने विजुलाइज किया उसमें ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं का कंट्रोल है। इसलिए सवाल ये है कि पॉलिसी बने जो किसानों की भागीदारी, किसानों का नियंत्रण वाला कोऑपरेटिव बेसिस का मॉडल बने, उस मॉडल के जरिए प्राकृतिक खेती को लागू किया जा सकता है, हमारा ये मानना। रूपचंद जी, आप हैंड रेज भी किया है, आप बता दीजिए कि हम प्रोजेक्ट नेचुरल खेती सरकार की बड़ी तमन्ना है और हम बनाए, वर्ल्ड बैंक पैसे दे, हम कैसे करें इसको? उसमें एग्रीकल्चर के 2 सेक्टर हैं, बेसिकली 3। एक तो एग्रीकल्चर का वो सेक्टर है जो फूड प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। अब उसमें इंडिया जो है वो नेचुरल एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट का
प्रोटेक्शन हो जाए, उसका जितनी भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाली स्कीमें हैं वो किसान के बच्चों को आप हैंड ओवर कर दो तो 37% बजट आपके पास आ जाता है, 37 के करीब मैंने एस्टिमेट लगाया है जी। एक बात तो जी आ गई, उसमें आपका एनवायरमेंट फूड जो है वो नेचुरल होगा, हो सकता है। रहा किसानों का वो सेक्टर जो ऑलरेडी कैश क्रॉप्स हैं, आम है, सेब है, खजूरे हैं, मसाले हैं, जीरा है, सौंफ है, धनिया है, प्याज है, लहसुन है, ये सब कैश क्रॉप है। तो कैश क्रॉप को मेंटेन करना हो, प्रिजर्व करना हो, अपने इंटरनेशनल मार्केट में अपने टाइम सर देना हो, तो उसके लिए आपको अलग लोन लेना पड़ेगा। वो कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, जाओ अडानी वाला साइलो बोलते हैं, जिसमें वो मेंटेन रहे। बस यहाँ आपने वो कहती, मैं कहने वाला था कि ये तो हाईजेक हो चुका वर्ल्ड बैंक के मार्फत, हम कहाँ हैं। तीसरा जो सेक्टर जो है वो है कोर्स ग्रेन का, कि कोर्स ग्रेन जो है वो जितनी रिटर्न गेहूं और चावल देता है किसान को, उतना कोर्स ग्रेन नहीं देता। पर कोर्स ग्रेन का जो मिनरल न्यूट्रिशन पूरी करता है उसकी भरपाई एलोपैथी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन वालों को भी हमको कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा ग्रीन फंडिंग से या ग्रीन बक्स से, ताकि और इसको पीडीएस में शामिल करना पड़ेगा ताकि लोगों का न्यूट्रिशन वैल्यू और माल न्यूट्रिशन का मुकाबला किया जा सके। उससे हम ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं फोर्टिफाइड फूड दिस एंड दैट, इसको सबको हम किसानों के शिफ्ट में ला सकते हैं। बात जहाँ पर है जो वर्ल्ड बैंक का है तो वो अपनी शर्तों पर देगा। ये किसान का कोऑपरेटिव जो पहले बोल चुके हैं अपने साथी जी मन्ना राम जी, कि ये किसान का कोऑपरेटिव जिसमें किसानों की एम्पावरमेंट वो अपने हिसाब से बेचेंगे, अपने मार्केट के हिसाब से बेचेंगे, कहाँ जरूरत है। इस एंगल से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नहीं। चलो ठीक है। हाँ वीरेश जी 2 मिनट में आप मुझे ये बता दें, आपने जो किया ना बात वहां पे बिल्कुल वैसे हुई है। इंडिविजुअली एक सेटअप नहीं हो सकता, हम प्रोजेक्ट लें, नेचुरल फार्मिंग पे लें और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम कोऑपरेटिव, पैरेलल कोऑपरेटिव बनाएं। ये कोऑपरेटिव बने तो बनती रहे। हम एक ऐसा ढांचा खड़ा करें, नेचुरल फार्मिंग बेस्ड प्रोडक्शन पैदा करें, उसको स्टोरेज वाला जो इन्होंने लोन लेकर के टोटल का टोटल अडानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, पूरा का पूरा इनको ट्रांसपोर्टेशन ले जाके समुद्र तट पे ले जाना, फिर एक्सपोर्ट करना, जो ढांचा था वो हम कई बार इस पे डिस्कशन अच्छा खासा कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यार छोटा किसान भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो प्रोजेक्ट ऐसा हो, नेचुरल फार्मिंग हो जाए, एक हब बन जाए ऐसा, और उसके अंदर लोग कुछ ऐसे जुड़े और उस प्रोजेक्ट के रूप पर कुछ लोग बैठ करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके ये करेगी। यदि सरकार ये करे तो नेचुरल फार्मिंग इनकी बीमारी है, चाहती है सरकार की नहीं, इंटरनेशनल भी है, वो भी चाहते हैं। तो ये सारी कुछ बात आ रही है। तो इसके अंदर आपकी 1 मिनट में क्या टिप्पणी होगी कि हो जरूर हो तो किस तरीके से आगे बढ़े किसानों को, और इनको कहते हैं यार यूनियन छोड़ो ये डंडे खाने, और तुम तो ऐसा काम करो ना सब मिलकर के, तुम तो कोऑपरेटिव बना लो। ये जो यूनियन बैठे, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम यूनियन में बैठे बैठे डंडे खाने के बजाय तुम कोऑपरेटिव बना लो, और ये आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं हम बैठ करके, और ये खेती शुरू करो, करे सरकार अपने वे में, हम भी करेंगे। एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट की भी सोचेंगे। क्या सोचते हैं आप जी? एक मॉडल फार्म आपके राजस्थान को ही लेके चलूं, जैसे मूंगफली की बेल्ट है आपके यहाँ, सीकर और ये इधर नागौर तक चली गई। ये इस बेल्ट में आप कुछ लोगों को तैयार करके, जिनके पास पैसा है, रिटायरमेंट के बाद काफ़ी इकट्ठा कर रखा, बच्चों के लिए छोड़ रखा है, वो अपने और कुछ एनर्जेटिक लोग हैं, ऐसा 20-50 लोगों का एक ग्रुप लिया जाए और मूंगफली पे ही रिसर्च तो है ही ऑलरेडी तमाम, केवल उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि मूंगफली लोगों से लेके ऑन द स्पॉट वहीं का वहीं उसकी ग्रेडिंग, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग में क्या है वो तो चलता रहेगा, जो भी तेल लेने तक वो तो आगे से आगे सोचता रहेगा प्रोजेक्ट। तो वही मैंने कहा कि 50-60 लाख लोग मिलके किसी एक क्रॉप के ऊपर फोकस करके और वहां लगा दें,
आप किन्नू को ले सकते हैं, हरियाणा में किन्नू और जो भी एक होगा बड़े ये क्षेत्र कुल में मिला पैदा के होने लग प्रोजेक्ट गया। रिपोर्ट बनाई जाए। अब मान साहब को ले लेना। मान साहब ये बताओ कि इसमें टांग अड़ाई तो नहीं है लोन में? मान साहब लेफ्ट कर गए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हम इसको बात को यूनियन के लेवल पे ये बात आ सकती है कि भाई आप लोग जो है इसको इस तरह से सरकार के पैरेलल को चुनाव जीत के ही पंगा पालना जरूरी है, इनसे लड़के ही पंगा पालना जरूरी है। खेत तुम्हारे पास है, तुम इस तरह से बनाओ। देखो अब लोन तो सरकार को ही देंगे, ये तो मान के चलो। अब उसको कंपनी के रूप में बना लो किसी तरह से, कोऑपरेटिव के रूप में बना लो किसी तरह से, और इस ढांचे को जो है वो कहीं भी कर दो। हाँ धाकर साहब आप कह दो, फिर मैं धर्मेंद्र जी को लेऊंगा। अब बता दीजिए। हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लेती है, तो कर्ज हाँ। वो डॉलर में लेती है, और अपने यहाँ तो डॉलर चलता नहीं है, तो सरकार अपनी बेस पर क्या नोट छाप करके अपनी इकोनॉमी को नहीं डेवलप कर सकती कि जो उसको रिजर्व में डॉलर रख के ही नोट छाप के वो मार्केट में चलाने होते हैं? नहीं, ये आरबीआई का जो मॉडल है, ज्यादा नोट छापने में महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह का बताते हैं कि भाई नोट वो भी किस तरीके से छपते हैं नोट, उसकी एक पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अनुसार ही ये लोग काम भाई डॉलर तो अपने इंडिया में कोई लेता नहीं, और ये डॉलर ला के फिर उस पे ब्याज अलग चढ़ा रहे हैं। डॉलर का पंगा तो रूपचंद जी आप सही जुड़े नहीं थे। रूपचंद जी ने पूरा बता दिया कि ये ढांचा ही उन्होंने खड़ा किया। ये बीमारी जो है हमारे लाए के हम इस बात से चिंतित हैं कि यार हमारे काम की चीज तो एक ही नहीं हो रही है। पंगे रोड ब्रिज बना, समुद्र तट लिया तो बना गए, पैसे हमारे सिर पे चढ़ गए। अब सिर पे चढ़े तो हमको ये एक प्रोजेक्ट बना के कहे भाई ऐसा मत कर यार, ये कर ले, कम से कम ये वाली खेती कर ले ताकि ठीक रहे, खेती में डाल ले और कुछ कर ले। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया तो एक व्यक्ति के लिए बनाया, ढांचा बिल्कुल देश का बहुत ही एबनॉर्मल खड़ा कर दिया। अब हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाले लोग चिंतन के बिना हम सिर्फ उससे भिखमंगी की बात हो गई, मांग पत्र ही कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि भाई पर्यावरण भी खराब करा। या हम चैलेंज करके सामने खड़े हों। नेचुरल फार्मिंग का मनाराम जी ने काफी मेहनत कर रखी है, राजस्थान लेवल का मॉडल जैसा वीरेश जी ने कहा, इन्होंने काफी कर रखा इसमें। तो सरकार भी अंदर से खुश है कि चलो आओ नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तुम ये हमें दो, कोऑपरेटिव बना ले, पैरेलल में बैठे रहे, ये ठीक है तुम्हारी कोऑपरेटिव तुम्हारे हिसाब से जो करे करती रहे, हमने तो ये कर दिया। कोई भी फसल ले ले, मूंगफली ले ले, बाजरी ले ले, कुछ भी ले ले, मिलेट ले ले, कोई ऐसा सोच ले नहीं हो तो इसके 5-4 क्लस्टर बना ले। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट इंडिया की जमीन है, उसको उस तरीके से किया जा सकता है। तो धर्मेंद्र जी इतनी बेस में आप कहाँ पहुंचे अब? हाँ, क्या सोचते हैं, क्या आपका इतना जोश बढ़ता कि नहीं बढ़ता कि हम आगे बढ़े? हनुमान जी, नॉलेज आप लोगों के पास में वास्तव में तारीफ काबिल है। आपकी मेहनत और आपके जो भी जज्बा है वो सलाम के लायक है और बहुत ही यूनिक है। समस्या अपनी ये है कि ये बात है, जैसे आपने वीरेश जी से भी पूछा कि भाई ये चीज हम पहुंचाएं कैसे। हमारा जो एक तो हमारी बात है ना वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं जिन लोगों तक जानी चाहिए। भाई आखिर में क्या है कि हम नहीं कर पाएंगे। हम जैसे हम एक मान ले पेट्रोल मान सकते हैं, तो पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल से ही नहीं चलती, इंजन है, गाड़ी है, टायर है, उसमें बैठने के लिए सवारियां भी चाहिए, तो वो सारा है ना। तो उसके लिए पेट्रोल जब भी काम में आएगा जब वो सारी चीजें हो। तो एक तो कहीं ना कहीं आपको इस पे चिंतन करना चाहिए। दूसरा ये जो बात है कि लोन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक इशू और होना चाहिए कि इस लोन को हमें रोका कैसे जाए, ठीक है। और लोन का जो इश्यू है, जरूरत पड़ती है तो लेना भी पड़ता है, मगर वो यूज कहाँ आ रहा है वो आप लोगों ने सबने क्लियर कर दिया, तो मुझे वो चीज बताने की जरूरत भी नहीं है। बात यहाँ आती है कि इसका समाधान क्या है। समाधान वही है, लोन आप लो, जब तक ये लेंगे तब तक इनको यूज करना है वहां करेंगे, जब आप लोन लें तो आप अपनी मर्जी से यूज करें। मैटर यही आ जाता है, आखिर में घूम फिर करके एक ही बात आती है कि हम वो कर सकते हैं तो उस पर हमें सोचना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप लोग ये कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में अनुभव है, आपने एक उम्र ली है, आप सब लोगों ने, आपकी समाज में भी इमेज है, आप जो कहेंगे उस बात को मतलब हर वर्ग स्वीकार भी करेगा कि बिल्कुल योग्य हैं। आप लोगों ने कई संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, आपने संगठन चलाए हैं,
अब तरीका ये अपनाओ कि कैसे ही करके ये लोगों तक बात पहुंचे और इस पे कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में हो। मेरा तो बस यही कहना है। ठीक है, समस्या कंट्रोलिंग पावर की है धर्मेंद्र जी। मुख्य बात यही है कि सरकार के हाथ में है ये सारा ढांचा, आम जन इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। वो अपनी मर्जी से पैसा किसी प्रोजेक्ट में लाते हैं और वहीं खर्च कर देते हैं, चाहे बुलेट ट्रेन चलाए, चाहे सड़कें बनाए, चाहे पुल बनाए। लेकिन एग्रीकल्चर का ढांचा, प्रकृति के केंद्रित लोग रहने वाले लोगों के साथ में इनका कोई ज्यादा वो आइडिया नहीं है। इसके कारण जैसा रूपचंद जी ने बताया, कुछ शर्तें ऐसी हैं कि जिनके लिए हमें वो ही लाना पड़ता है। इन्होंने 15 शर्तें लगा रखी है कि हम ऐसे लोन देंगे तो ये करो वो करो। तो हम इस बात से हैं कि बिना मतलब उन शर्तों पे लोन लाओ और लोन किसी और के खर्च हो जाए, ये दूसरे के पूरी की पूरी जो है किसान का मेरा वर्ग साइड में बैठा रह जाए, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। और सरकारों को इस मामले के अंदर बड़ा सोचना चाहिए कि भाई ये जो भी ढांचा तुमने खड़ा किया है इसके अंदर पब्लिक का कंट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। पब्लिक कंट्रीब्यूशन कैसे हो, वो यूनियन के मार्फत हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। यदि यूनियन इसको कोई बेयात को रेज करे कि भैया तुम लोन लाओ और हम ले आते हैं, और पहले यूनियन में ये प्रोग्राम तय हो जाए कि ये जो लोन लाया गया है, ये लोन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए खड़ा किया, लेकिन हम एग्रीकल्चर बेस प्रो फार्मर इनके लिए सारा ढांचा खड़ा करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ये मनाराम जी वगैरह रूपचंद ये सब लगे हुए हैं, इनके पास कोई है भी। अब आपके धर्मेंद्र जी आपने हाथ खड़ा कर रखा, वीरेश जी खड़ा रखा, एक मिनट में अपनी बात को रखो कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। आपने हनुमान जी ये कहा कि मैं थोड़ा भूल गया वापिस से, शायद आपने वो लोन वाली बात की थी। आपने कहा कि हम सरकार को समझाएं, सॉरी आपने कहा कि सरकार समझाएं, सरकार इसको समझे। सर नहीं ये समझे थे, नहीं ये समझने वाले हैं। दुनिया में जो है ना वास्तविक जो लड़ाई है ना, आप भी वही लड़ रहे हो, ये विचारों की लड़ाई है और विचार अपने होते हैं। ये जिस विचार पे चल रहे हैं आपका विचार वहां मान्य नहीं है, इसके लिए आपको अपना सिस्टम डेवलप करना होगा। मैं जैसे किसान यूनियन की बात कर रहा हूँ, हम उस प्रोजेक्ट को किसान यूनियन की सारी कंपाइल बॉडी मिलके और एक प्रोजेक्ट बनाए, चाहे नदी जोड़े, चाहे नहरें बनाए, चाहे एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर स्टोरेज की कोई कहानी गढ़े या कुछ भी करे। लेकिन ये लोन जो है पूरा का पूरा आ रहा, 249 लाख करोड़ का लोन आया और वो लोन इस तरह से चला गया कि इनके तो कोई मतलब ही नहीं, सिर पे चढ़ गई हमारे। हम कैसे उतारे 249 करोड़ का? किसान कैसे इन लोन को मतलब उतारे? क्यों? किसान के लिए कुछ किया ही नहीं, सड़क में सिर फोड़े, क्या क्यों जाए किसान? उससे किसान को तो खेत में काम करना। अब ये जो कुछ भी ढांचा खड़ा किया इन्होंने, वो पूरा का पूरा उनके लिए खड़ा किया। तो हमारा विवाद ये है कि भाई हम जो भी वर्ल्ड बैंक से लाओ, IMF से लाओ या कहीं से भी लोन लाओ, उसकी यूटिलिटी पहले एग्रीकल्चर बेस और इन ढांचों के ऊपर खड़ी की जाए और फिर आप कुछ इनकी नीडफुल है। जैसा हमने पूरा आज घंटे भर की बेस में यही बात कही कि भाई यदि हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाए तो हमारे प्रोजेक्ट को गिनता कौन है, ये भी सवाल हमारे सामने। सरकार को हम दबाएं कि तुम ये प्रोजेक्ट लीजिए। आप नेचुरल फार्मिंग की इंडिया बात करता है तो हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन हम मिलके करेंगे कोऑपरेटिव के। कोऑपरेटिव का मतलब यूनियन हो गई ना, ये जो किसान यूनियन, इनको कहो कि भाई आओ आप अपना ढांचा खड़ा करो कोऑपरेटिव बेस पे और हम आपको आइडिया देंगे या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हम टाइप करेंगे या हम आपको साथ को हेल्प करेंगे। ये आइडियाज यदि नहीं देंगे हम तो भाई कोरा मांग पत्र बनाने से ये नहीं होता। आप वहां मांग पत्र बना रहे हो, वो 249 लाख का लोन लाके ठोक दिया, छाती पे देते सुगाते रहो आपके बच्चे और आपका सारा कुछ करके। तो ये व्यवस्था का सवाल है। ये जो सवाल है ना, ये बड़े टेढ़े सवाल हैं, लेकिन ये जरूरी सवाल है कि कोई भी आदमी जाए लेके आ जाए, लेकर के समुद्र तट पे लगा दे, अडानी के वैसे लगा दे, वो लगा दे, पैसे हो गए। कौन चुकाएगा इन पैसों को? क्या काम आया हो? हमारे तो किसानों के, इनके तो कोई काम नहीं आया, इनमें से पैसा आया वो तो बताओ साहब, ये तुम्हारे लिए बनाया। भाई 4 लेन का इतना हवाई जहाजों का, हवाई अड्डों का क्या करते हैं हम? भारत एक अलग देश है, कंज्यूमर मार्केट है, 145 करोड़ की जनसंख्या है, 145 लाख की।
तो इस स्थिति पे हम लोग जो है अपना माइंडसेट इस तरह से करेंगे, यार ये डेवलपमेंट करो जो सस्टेनेबल हो, जो प्रो कॉर्पोरेट नहीं होकर के और प्रकृति की केंद्रित हो। अब ये इस लाइन को ही नहीं पकड़ रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग कोई बात नहीं उठा रहे, हमारी यूनियन भी इन बातों को नहीं उठा रही है। हम सोशल एक्टिविस्ट जी के छोटे एक फोरम में हैं, तो ऐसे लोगों को एनवायरमेंट वाला अपनी जगह छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहा है। तो बात यह है कि लोन के ऊपर इस तरह से हम दबाव बनाए सोशल मीडिया या किसी माइंडसेट से, तो बड़ी बड़ी हमारे पास यूनियन के आगे हमारे पास है ही नहीं। प्रेशर ग्रुप के नाम पे सिर्फ किसान यूनियन है। अब इनका आइडियाज इधर उधर है, ये खुश करने वाली कहानी नहीं चलेगी। हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये पैसा होता है, डॉलर होता है, उसको आप कैसे चुकाओगे बताओ। आप डॉलर तो बढ़ रहा है, आप लोन लेके आए लेकिन गले में घंटी बांध देना आपने, तो उस पंगे को पालने की जरूरत कहाँ पड़ी, पाली तो उसका कोई प्रॉपर यूज नहीं। जैसा अपने बात चली थी कि भाई हमने भ्रष्टाचार में कुछ खा गए कुछ और काम कुछ और कर दिए। लोन लाके गुलछरे नहीं उड़ाने हमें, लोन ला करके किसी डेवलपमेंट का मतलब यही होता है क्या कि आप ये काम करो, अडानी के गोदाम बना दो, हम अडानी के समुद्र तट पे अपना कुछ कर दो, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इट इज नॉट ए वे, ये तरीका नहीं। कोई तो बात मतलब उठे ना इन मुद्दों को, कोई तो कहीं मुद्दे ही नहीं तय हो पा रहे हैं हमारे कि हम मुद्दा कौन सा रेज करें। हाँ विदेश जी, आप कहते हैं कुछ 2 मिनट की बात कह दो, 15 मिनट है और भी साथी जुड़े हैं तो उनको भी 1 मिनट के लिए। हाँ विदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, टू दी पॉइंट अपने। हाँ जी, मैं धर्मेंद्र जी से मुखातिब हूँ। 89 की बात है, महेंद्र सिंह टिकैत का उस समय वो चल रहा था, यानी पूरा उदय हो चुका था। मेरे मामा महेंद्र सिंह दंग जो है वो महेंद्र टिकैत के बहुत करीब थे। मैंने तब से किसान यूनियन की जो कार्यप्रणाली उसको समझा, और मैंने वहाँ कि किसान यूनियन अगर व्यापार जो अपनी यूनिट बना ले, एक विंग बना ले अलग से, व्यापार विंग, भाई पूरा व्यापक संगठन तो था ही, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कहाँ तक था। अगर उसी समय अपनी व्यापारिक विंग बना ली जाती, मैंने पूरा सुझाव दिया था, मक्का मंडी इनके हाथ में से छीन लो, अपना व्यापार खुद कंज्यूमर हो, कंज्यूम भी करो, और जो बचे एक्सिस उसका व्यापार करो। आज भी ऑप्शन खुला है धर्मेंद्र जी, अगर आप अपनी यूनियनों को इकट्ठा करके और ट्रेड अपने हाथ में ले लें तो मैं कह रहा हूँ 90% किसान खेती और इस देश की सोल हो जाएगी। ना आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, आप पे विश्वास भी है, आप 1 महीने के उधार फसल उठा सकते हैं और 1 महीने के उधार आगे बेच सकते हैं आराम से, और आपको एडवांस भी पैसा मिल सकता है। भाई मेरे क्षेत्र में मक्का नहीं होती और मक्का पूरब में होती है। अगर पूरब की यूनियन मुझे मक्का भेज दे, मैं अपनी डिमांड भेज दूं और एडवांस में उनको पैसा भुगतान कर दूं या उधार ले लूं और मक्का मेरे पास आ जाए, आपकी तो मक्का बिक गई सही रेट में। पहले भी फोकस हो चुका इस पे कि हम इकोनॉमिक काउंसिल गांव-वाइज बनाएं और इन इकोनॉमिक काउंसिल को एक जगह लाएं और बात को बढ़ाएं। धर्मेंद्र जी, इसमें हनुमान जी 2 बात है अपने पास में, ऑप्शन 2 है। एक तो हम जनता को समझाएं, एक जो स्टेबल जो मतलब संगठन है भारत जैसे यूनियन है, हम इनको समझाएं। तीसरा ऑप्शन है सरकार को, तो उधर से तो अपन भूल ही जाएं, ठीक है। तो हमें एक यूनियन का, मैं आपके लिए एक ये कर सकता हूं कि भारत की कोई सी भी यूनियन हो, ऐसा भी संगठन हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसानों के अपने जरिए कोई सा भी संगठन हो, यदि आप लोग यदि ये कर ले में कि भाई 1 2 3 4 5 जो भी उनको समझा सकें, तो मैं वो उपलब्ध आपके लिए करवा सकता हूं। आप जिसको कहेंगे कि ये यूनियन हमें चाहिए, वो यूनियन आपको मिल जाएगी। ये मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं। भाई बात या तो देखो, जैसे मैंने सामाजिक सहकार वाली बात की, गांव वाइज मैंने इकोनॉमिक काउंसिल बना करके उनको क्लब करके ऐसे कुछ बात, खुद का माल खुद, मतलब लोग लूट रहे हैं हमें और लोन लाके और ठोक रहे हैं हमारे ऊपर। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नफा वो कमा रहे हैं और लोन सिर पे मेरे चढ़ रहा है। क्यों भाई, मैं तो मेरे खेत में खड़ा था, तुमने लोन क्यों लिया, किस लिए लाया, क्या तेरे को जरूरत पड़ी, तुम्हारा सैलो बनाया, मुझे क्या करना, फोर्टिफिकेट समुद्र तट पे तुम्हें जहाज का बना, मुझे क्या करना। तो मुझे करना होता, मेरे को कुछ मिलता तो वो बात बता कि साहब ये तुम्हारे लिए है,
कौन सी ऐसी चीज थी हमारे लिए 250 लाख करोड़ लोन फिर पे लेके हम घूमने लग गए, जिसमें से 57% पॉपुलेशन इसमें लटक गई, टैक्सों में, महंगाई में, उसमें, और रोते रहो। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये कोई तो प्रेशर ग्रुप होगा ना जो इसको प्रेशराइज करेगा कि नहीं भैया ये तो, इसलिए ये मांग पत्र ही उल्टे है। हमें हड़ताल में जाने का कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने हक की बात को समझना है, तब जाके बात पड़ती है। और चलो एक मिनट आपने हैंड रेज किया, एक मिनट में आप करो, फिर मेरे पास में 10 मिनट ही बच रहे हैं कुल, तो और साथी भी हैं उसमें। हनुमान जी, मुझे तो सबसे सरल तरीका ये लगता है कि ये यूनियनों को समझाएं और आप लोग सक्षम है समझाने के लिए। मेरे को भी यही लगता है। हाँ हाँ वीरेश जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट में समअप करें बात को, या यूं ही पहले वाला है आपका? तो अब और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात को रखें। फूल कुमार जी को मैं लेना चाहूंगा कि भाई हमने जो डिस्कशन किया उसको हमने, आप लेट जुड़े, लेकिन मोटा मोटा डिस्कशन की थीम ये थी कि भाई लोन आया, हम चाह रहे हैं कि लोन मिले, नहीं हमारे लिए मिले, हमें लोन मिलने के लिए हम कोऑपरेटिव बनाए या कंपनियां बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन हम लोन वर्ल्ड बैंक से लें और उस ढांचे को हम अपने कंट्रोल में रखें, नहीं कि सरकार के कंट्रोल में रखें, और हमारा माल हम कुछ तरीके से सुव्यवस्थित करें। इसके लिए हमें मोटा मोटा ये है कि भाई कोई तो हो जो संख्या में हो, तो या तो गांव वाइज घूम घूम के बनाए, ऐसे इकोनॉमिक काउंसिल का मॉडल जो मैंने दिया था सामाजिक सहकार में, भाई इकोनॉमिक सोशल कल्चरल 3-4 तक काउंसिलें बनाए, ऐसे 25-25 आदमी मिले, उन लोगों का एक करें तो वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। बना बनाया ढांचा हमारे पास किसान यूनियन है, इनको कहें भाई आप ऐसा करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर लोनी के करो, सरकार के अंदर किसानों के जितने लीडर हैं उनको कहो कि आप संसद से ये जो है ये प्रोजेक्ट पास कराओ, हम जो है यहाँ ये लोन लेंगे, हमारे लिए बनेगा ये ढांचा, हम बनाएंगे, उस तुम्हारी टांग नहीं होगी, लोन लाइन हम पैसा चुकाएंगे उसके हिसाब से। अब आप कह दो जी आप कौन होते हो? भाई कोऑपरेटिव हैं हम, और हमारा खुद का बनाया है, तो हमारी सरकार से रजिस्ट्रेशन है तो कर लो, नहीं हो तो हमने किया। अब ये सरकारें जो है ये अपनी मन मर्जी करती है, पब्लिक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और सिर पे ठोक देती है कि तुम ये करो, वोट भी दो और नोट भी दो। ऐसा कैसे चलेगी? तो बहुत महंगाई हो गई, बहुत चढ़ गया, और करीब 20% हम खर्च कर रहे हैं, अपने पूरा बजट होता है उसका उनको में, हमारा पैसा ही नहीं चुक रहा, ब्याज दे रहे हैं, मतलब उसका बजट का 20%। 50 लाख का हुआ तो 50 लाख करोड़ का बजट है इस बार का, 20% तो हमने लोन का वो ब्याज चुकाया। फूल कुमार जी। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। एक्चुअली आज टॉपिक है किसान यूनियनों द्वारा पॉसिबिलिटीज की बनाना कि वो खुद भी बिजनेस करें और आपस में एक्सचेंज करें, या ऐसा कोई सिस्टम खड़ा करें जो इन डिपेंडेंसी से, लोन वगैरह के चक्करों से किसानों को बचाए। मेन दिक्कत जो सबसे बड़ी रही है जब से हम देखते हैं, जैसे मांगीराम मलिक जी और बाबा महेंद्र टिकैत, ये लोग पहले लोग थे जिन्होंने किसान यूनियनों का सिस्टम नॉर्थ इंडिया में खासकर से स्टार्ट किया था, और फिर अपने ये और बाकी इतने ग्रुप आ गए, सारे ग्रुप हैं, चरूनी साहब हैं या और ग्रुप हैं। तो अभी हालांकि टिकैत साहब की यूनियन के साथ भी डायलॉगिंग चलती है, डायरेक्ट टिकैत साहब से ही बातें होती हैं, चरूनी साहब से भी बातें होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा ग्रुप रखता है कि हमने तो जहां देखना है कि ये प्रैक्टिकल दिक्कत है उसके ऊपर सीधा लोगों से बात करके काम करवाया जाए। चरूनी यूनियन में अब काम होना स्टार्ट हुआ है कैडर बेस्ड यूनियन बनाने का, यानी कि वो लोग अब ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं, उनके पैकेज तैयार होने लग रहे हैं कि वो अपने कैडर की ट्रेनिंग करेंगे। और इस मामले में सुमन हुड्डा जो बहन जी हैं वो काफ़ी रुचि ले रही हैं, और वो इन चीज़ों के ऊपर काम में लगी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कि क्या होना चाहिए ट्रेनिंग में। तो बात यही रही है सर कि अब तक जो हमारी किसान यूनियन रही है ना, उनके मसले कई बार तो पॉलिटिकल एजेंडे से बैकअप रहे हैं कि भाई फलाने नेता ना आके, पॉलिटिकल पार्टी ना आके कह दिया तुम्हारा एजेंडा उठा ले या इसने उठा ले तो बैकअप हम देवांगे। और वो बैकअप ऐसे रहे हैं कि जब तक उस नेता का हित सत्ता रहा वो उनको बैकअप देता रहा, जैसे उसका हित हटा वो भी हट गया वहां से। तो वो मतलब क्या नाम है, डिचिंग वाली बात कह सकते हो रही है। उसमें रहता क्या है कि उसमें नेता सेंट्रिक यूनियनें रही हैं मोस्ट ऑफ अब तक। अब जब सामने चीजें दिख रही हैं, उधर से बाम सेफ है, इतना बड़ा कैडर बेस्ड संगठन है, आरएसएस है, इतना कैडर बेस्ड संगठन है, ये ऐसे संगठन एक बार बनते हैं ना फिर टूटते नहीं है।
50 साल से ज्यादा बामसेफ को भी हो चुके हैं, टूटा नहीं है अब तक वो। और ऐसे ही इनके आरएसएस के भी हो चुके, 100 हो चुके। तो इन यूनियनों में जबकि ये बहुत जल्दी टूट-फूट होती हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कैडर बेस्ड इंटरनल इकोसिस्टम, जो इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम होना चाहिए, यानी कि वैचारिक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट वे में कोहेरेंटली सबके अंदर अपने नीचे से कैडर से लेकर के ऊपर तक चलना चाहिए। ये प्रॉब्लम जिस दिन सोल्व हो जाएगी ना, उस दिन ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा, जैसे आप लोगों ने जो डिस्कस किया है। थैंक यू। चलो धन्यवाद है, बढ़िया है फूल कुमार जी। यदि चलोनी जी भी कर रहे हो तो उन तक ये बात पहुंचेगा, हमारे चिंतन का कोई तो वेटेज है, कोई तो हम एक दिशा पकड़ने की बात करते हैं हमेशा। जब भी हमने टॉपिक लिए हैं तो ऐसे अभी वही है, वही यूनियन है जो ज्यादा इसमें रेस्पॉन्स दे रही है। हालांकि ठीक है, ऐसा आप तो कह तो देते हैं, हाँ बेटा बात तो आपकी ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन उनके एंड पे काम होता नहीं दिखता। लेकिन जो रोने वाले एंड पे दिख रहा है काम होता। अभी आपने एक चीज नोट करी होगी, अभी रिसेंटली हरियाणा में कई जो मंडी अधिकारी होते हैं उनको थप्पड़ चट्टू मारे गए हैं, और उनको मतलब दौड़ाया गया है पीट पीट के। वो इसी चीज का असर है कि जो कैडर बेस्ड में ये चीजें गई है ना, कि भाई तुम अपनी जगह पे मेरे बिना भी अपना एक्शन कर सकते हो, तो वो वहाँ पे असर मतलब कुछ उसी समय आप वीडियो वगैरह आपके सामने भी आई होंगी, आप देख भी पा रहे होंगे। तो इससे हुआ ये है कि कम से कम मंडियों में जो अब कर्मचारी जो ऑफिसर होते हैं वो अपनी मनमानी करने से हिचकने लगे हैं। नहीं तो इतना आतंक मचा दिया था कि मंडियों में मतलब किसान पहले 100-200 रुपए की कटौती सुनते थे एक क्विंटल पे, अब तो इन्होंने वो कटौती 500-600 रुपए तक पहुंचा रखी थी। कभी नमी के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी वैसे ही पल्ले काट दिए, क्योंकि वो क्या टर्म होती है एग्जैक्ट आप लोग ज्यादा जानते हो। लेकिन अब इस बार जो प्रोक्योरमेंट हुई है हरियाणा में, ये 2-4 थप्पड़ वाले इंसिडेंट होने के बाद ठीक हुई है और बढ़िया चल रही है वो। तो ये कैडर की जो थिंकिंग उन्होंने थोड़ी बहुत करी होगी, हालांकि एग्जैक्ट रिपोर्ट मेरे पास है नहीं, बट उसका रिफ्लेक्शन आया है निकल के। ठीक है फूल जी, देखो ऐसा है कि विवाद, लड़ाई, ये समस्या का बहुत ज्यादा सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ती। हम ज्ञान और चिंतन और सरकार को झुकाने और एकता की तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा होगा। ये मेरा एक तक कैडर बेस्ड सिस्टम जब डेवलप होता है तो वो मैं समझ गया बात का, भाई कैडर साथ में होगा तो प्रेशर में रहेंगे। अगला प्रेशर ग्रुप का मतलब ये है। एक और छोटी सी बात सुनो, इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये खुद मोहन भागवत कई बार आपने कहते सुने होंगे कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। अगर आप कैडर बना के एक दो को हड़काओगे नहीं तो आप फिर बिल्कुल बात ठीक है, वो भी एक अपनी है, एक आइडिया है। कैडर क्या एजेंडा, क्या उनके पास क्या एजेंडा, किस एजेंडे पे काम करें, कोई वैकल्पिक एजेंडा है क्या उनके पास? नहीं, वो तो किसानों के कैडर बनाया है अभी, इसलिए एजेंडे तो किसानों के साथ हाथ रहेंगे। अभी फिलहाल ये मुद्दा नहीं बना राम जी, ये बेस का मुद्दा नहीं है। और कोई साथी, अब मेरे पास 3 मिनट बच रहे हैं। 1 मिनट, मुझे पूरी बात। कैडर वाली बात, आरएसएस है, वामसेफ, दोनों उदाहरण आपने दिए, ये दोनों संगठन क्या कर रहे हैं बताओ? उनका नेगेटिव रोल है पूरी तरह से। ये आज देश का मुद्दा बना। इनका जवाब विद रिस्पेक्ट दे देता हूँ सर। कैडर का मतलब ये होता है सर कि नेगेटिव एजेंडा हो या पॉजिटिव एजेंडा हो, जैसे साइंस की एक कहावत है कि साइंस का सदुपयोग करो तो वो वरदान है, दुरुपयोग करो तो वो अभिशाप है। आरएसएस अगर उसका दुरुपयोग कर रही है तो वो अभिशाप ही तो बन रही है। लेकिन मैंने एक लाइन में कह दिया ना, वरदान भी हो जाएगी, और उसी वरदान की लाइन ये भी एक तरीका है। मैंने जिनका एग्जांपल दिया वो मैंने फूल कुमार जी एक ही लाइन में कह दिया कि ये प्रेशर ग्रुप होता है, वो प्रेशर किसी भी तरीके से कर सकता है, लीवर एक्शन से कर सकता है, आंख निकाल के कर सकता है, भाव दिखा के कर सकता है। तो प्रेशर ग्रुप का अपना एक फंडा है। उससे बेटर एग्जांपल ये है सर कि साइंस का पॉजिटिव प्रयोग करो तो वरदान, नेगेटिव करो तो मैं समझ गया आपकी बात को कि कैडर मस्ट बी देयर, उनका मेथड क्या है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। चलो अब 2 मिनट बच रहे हैं, तो और कोई साथी के कोई बात रह गई हो तो अपना टच करते हैं। इतनी प्लेट होगी, 2 एकदम से जोड़ो तो कम से कम 50,000 तो बड़े हो गए। हेलो, हाँ मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ 2 मिनट में कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं बीच में वो हो गया था गड़बड़। मैं ये कह रहा था, जैसे इन्होंने अपने रूपचंद जी ने सही कहा था कि अपने सिस्टम की गड़बड़ है। अपने सरकार को वोट देके हर साल बदल जाती है, 5 साल में, चलो 11 साल हो गए इनको, चेंज हो गया। स्टेटों में भी कभी कांग्रेस आई, जैसे राजस्थान में 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बहुत, लेकिन सिस्टम नहीं बदला आज तक।
सिस्टम जो अग्रजों के चले आ रहे हैं कि सुबह आप करो, ये काम करना है, आपको इतना लोन लेना है, जो बड़े हुए नियम वो आज तक चेंज हुए। अंग्रेजों के सिस्टम मान साहब, सिस्टम बदलने के लिए प्रेशर ग्रुप उसके लिए चाहिए, करो। जैसे यूनियन का सहारा लिया हमने, सोशल हाँ। एक्टिविस्ट का लिया, हाँ, या हाँ, कर- कोर्ट का लिया, ये तरीके हैं, इनको हमें हाँ, अप्लाई करना लेकिन पड़ेगा। या कोर्ट में वोट जाकर- देने के अंदर ये मुद्दे लेकर के लोग बिल्कुल। खड़े हो जाएंगे, ये तुमने हाँ, क्यों क्योंकि किया। वरना अपने तो इनका ब्याज चुकेगा इतना अगले हाँ, मैं पीढ़ी को। समझ रहा हूँ आपकी बात। और कोई साथी? धन्यवाद। ठीक। एक मिनट मेरे पास शेष है, क्यों रिकॉर्डेड सेशन है, इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते, वहीं ऑफ हो जाता है तो बात भी कोई मायने नहीं रखती। और कोई साथी अपनी बात को रखना चाहे तो 1 मिनट में अपनी बात को रख सकता है। कोई विशेष हो साहब, ये बात होती तो ज्यादा ठीक रहती। चलो ठीक है फिर, ये रिकॉर्डेड है, आप जो भी लेट जुड़े हैं इनको भी हम भेज देंगे, और जो भी परिस्थिति होगी अगले संडे को फिर हम किसी विशेष घटनाक्रम में, क्योंकि ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के बैनर तले हम घूम फिर के ऐसे वर्ग की तरफ पहुंचते हैं जो वर्ग वनरेबल है, लेकिन किसान, खेती, मजदूरी, इसके साथ के इर्द गिर्द के लोगों के लिए हम अपना चिंतन को पूरा केंद्रित करते हैं। जहां भी हर्डिल है उसका हम विरोध जताते हैं कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है इसके अंदर। धन्यवाद आप सभी के जुड़ने का। फिर मिलेंगे अगले संडे को।